गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर नहीं। यस मैम। अच्छा देखो एक चीज बता देते हैं, नॉर्मली ये वाला क्लास जो है ऑफलाइन ही होता है। जो लोग ऑफलाइन आते हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं। तो आज वो सर का तबीयत ठीक नहीं है बोल के ना, तो हम ऑफलाइन नहीं ले पाए। तो नॉर्मली ये ऑफलाइन होता है, मतलब ऐसा कंफ्यूजन ना हो जाए नेक्स्ट वीक में अगर हम ऑफलाइन लिख देंगे तो तुम लोग सोचोगे कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन ही होता है, ठीक है। ऑनलाइन तो होता ही, तुम लोग को पता है, दोनों एक ही साथ होता है। लेकिन अगर जो लोग ऑफलाइन आते हो तो ऑफलाइन ही होगा क्लास, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा। और आज वो फीवर के वजह से सर के, तो इसी वजह से मैंने इसको ऑनलाइन किया है, ठीक है। बाकी ऑफलाइन भी होता है, ऐसा नहीं कि ये वाला क्लास नहीं होता। क्योंकि मेरा कुछ क्लासेस जो है ऑनलाइन होता है, इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। ओनली ऑनलाइन होता है, तो ये ओनली ऑनलाइन वाला क्लास नहीं। तो नेक्स्ट वीक में जब हम लोग ये क्लास करेंगे, जैसे कि मैंने तुम लोग को रूटीन में ऐड करने बोल दिया है, जिनको बोला है उनका बात करें तो ऑफलाइन में आ सकते हो अगर ऑफलाइन आना चाहते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। तो कंपनी अकाउंट्स में गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। देखो कंपनी अकाउंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो नॉर्मली कंपनी अकाउंट्स का ये जो टॉपिक है ये हम लोग पढ़ेंगे इशू फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, तो देखो कंपनी के बारे में जो है हम थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि मेरा तो प्रैक्टिकल है ये अकाउंट्स वाला। बाकी देखो कंपनी लॉ सभी का होता है, ठीक है। किस बेसिक तो सभी का है, कुछ लोगों का ज्यादा है, ठीक है। तो कंपनी लॉ का जो भी डिटेल्स है वो तो सर के पास तुम लोग देख ही लोगे, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल है, मतलब जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है। तो उसके लिए जितना सा हमें थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए वो हम बताएंगे। बाकी डिटेल्स में कंपनी के बारे में तुम लोग सर के पास कंपनी लॉ में पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो कंपनी का फीचर्स हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं, एकदम डायरेक्टली क्या कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, हमें थोड़ा तो समझना पड़ेगा। तो देखो कंपनी का मेनली जो है मेन फीचर्स, और भी काफी सारा होता है, मेन फीचर्स है। पहला बात है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है। दूसरा क्रिएटेड बाय लॉ होता है। और थर्ड फीचर जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। और भी काफी सारा फीचर्स है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस वगैरह, ठीक है। वो तुम लोग लॉ में डिटेल्स में पढ़ोगे, पढ़ना भी पड़ेगा। लॉ में डिटेल्स में तुम लोग को ये सारी चीज पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो मेन जो तीन चीज मैंने बताया कि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन मतलब हमारे तरह, लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन है। अब इसको पर्सन कौन बनाया है? लॉ। ये क्रिएटेड बाय लॉ है, लॉ से क्रिएट किया गया एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। सेपरेट मतलब अलग, ठीक है। लीगल मतलब लॉ के बेसिस पे एक अलग एंटिटी, मतलब जिसका एक अलग एग्जिस्टेंस है, वो माना जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये होता है कि मान लो किसी कंपनी के अगेंस्ट में कोई केस शू करना चाहता है, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन किसी कंपनी के अगेंस्ट में केस शू करना चाहता है तो वो कंपनी के नाम पे केस शू करता है, मतलब उस आर्टिफिशियल पर्सन के नाम पे। डायरेक्टली कंपनी का डायरेक्टर या फिर डायरेक्टली किसी कंपनी के मेंबर के ऊपर वो केस पहले नहीं जाता है। कंपनी के मेंबर के ऊपर कब जाता है? देखो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ऐसा तो नहीं है कि वो चल फिर के काम करती है। उसको चलाता कौन है? ह्यूमन बीइंग ही चलाता है। डायरेक्टर मैनेजमेंट ये लोग चलाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी फ्रॉड्यूलेंट एक्ट कर रही है या फिर कुछ इलीगल काम कर रही है, ऐसा अगर लग जाए कोर्ट में, ठीक है, जज को अगर ऐसा लगे तो वो क्या कर सकता है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब हो गया एक्चुअली ये कंपनी और इधर के जो पर्सन है, मतलब आउटसाइडर्स जो है, उनके बीच में वेल,
यानी कि पर्दा होता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो भी केस करना है कंपनी के ऊपर करो, ठीक है, जो भी केस करना है कंपनी के ऊपर करो। लेकिन अगर कंपनी कुछ इलीगल काम करी, वो तो खुद नहीं कर सकती, कंपनी को चलाने वाले जो लोग हैं वही कर रहे होंगे। तो ऐसा अगर लगे तो ये वाला जो वेल है वो उठ जाता है। ये वेल के कारण ही बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी का अपना एक एग्जिस्टेंस है, तो कंपनी ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, कंपनी ही जो है उस केस करना है तो कंपनी के नाम पे करो, ठीक है, ऐसा होता है रूल्स। लेकिन कंपनी क्योंकि सचमुच का कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी अगर कुछ फ्रॉड्यूलेंट एक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली कंपनी तो नहीं कर रही, ये लोग कर रहे होंगे। तो फिर वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब उठा दिया जाता है कि भाई नहीं, अब कंपनी और जो मतलब इन दोनों के बीच होता है, सॉरी मैंने वेल कहाँ लगा दिया, ठीक है, ये देखो कंपनी और उसके मेंबर के बीच में कॉर्पोरेट वेल होता है, तो ये हटा दिया जाता है। बोला जाता है कि इसका मतलब कंपनी और ये एक ही है। लेकिन उसके पहले तक माना जाता है कंपनी और ये जो चलाने वाले हैं कंपनी, वो लोग और कंपनी अलग है, क्योंकि कंपनी का एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी कोई गलत काम करी, अब वो तो सचमुच का ह्यूमन बीइंग है नहीं कि कोई गलत काम कर सकती है, तो फिर क्या होता है कि ये मान लिया जाता है कि जो मेंबर इस कंपनी को चला रहे हैं वही लोग ये गलत काम कर रहे हैं। तो तब क्या कर दिया जाता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। नहीं तो कंपनी के साथ ही सारा ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी प्रोडक्ट बिकता है तो कंपनी के नाम का बिकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के नाम का, जो है उस पे सील वगैरह लगता है, मतलब जो साइन वगैरह होता है, सील स्टाम्प जो है वो कंपनी के नाम का ही होता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, ठीक है। अब कंपनी का कंसेप्ट क्यों आया, देखो कंपनी के कंसेप्ट के पहले बिजनेस का सबसे पहला जो कंसेप्ट था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब था अकेले अकेले बिजनेस करना, एक ही इंसान अपना बिजनेस खुद संभाल रहा है। तो खुद संभालने का मतलब बिजनेस भी खुद देखता है, बिजनेस में कैपिटल भी खुद ही डालता है, बिजनेस में जो मतलब फिजिकल वर्क भी खुद ही कर रहा है, ठीक है, मेंटल प्रेशर भी खुद ही ले रहा है। तो वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि एक ही इंसान को, ठीक है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ रहा है कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे मार्केटिंग होगा, कैसे करके हम लोग अपना सेल बूस्ट करें, क्या करें ना करें, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही इंसान को लेना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो कम्पिटिटिव जमाने में अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ चलेंगे तो हम लोग जो है, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। तो देखो आज के कंपिटिटिव जमाने में क्या होता है कि अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में देखा जाए तो ये कंपटीशन में उतना टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास ना तो उतना फंड होगा, ना तो उतना ह्यूमन रिसोर्स होगा, क्योंकि अकेले इंसान क्या कर सकता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा बेटर वर्जन क्या आया पता है, पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप आया, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होता है, कम से कम दो लोग मिलके काम करते, कम से कम दो, और दो से ज्यादा होता है उसका रूल्स रेगुलेशंस होता है। पार्टनरशिप एक्ट में तुम लोग देखोगे, पार्टनरशिप का अकाउंट्स करोगे, वहां देखोगे कि मिनिमम दो होता है, मैक्सिमम जो है उसका लिमिटेशंस अलग अलग किया गया है, ठीक है। तो पार्टनरशिप आए, पार्टनरशिप में क्या हो गया, बोलते हैं ना एक से भले दो, ठीक है, तो फिर यहाँ दो लोग आ गए, ठीक है, दो लोगों के पास क्या होगा, कैपिटल भी ज्यादा हो सकता है, हो जाएगा आराम से, दो लोग मिलकर अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे, दो से ज्यादा भी हो सकता है, और दोनों का दिमाग चलेगा। तो क्या हुआ ना, एक बेनिफिट हो जाता है, बिजनेस को हम लोग चाहे तो एक्सपेंशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर पार्टनरशिप का कंसेप्ट आया, और इससे भी थोड़ा मतलब और भी ब्रॉडर फॉर्म में अगर हमें बिजनेस करना है तो उस केस में हमें कंपनी बनाना चाहिए, ठीक है, कंपनी, ठीक है, कंपनी बनाना चाहिए, क्योंकि कंपनी के पास जो फंड है ना वो कैसे आता है पता है, मतलब इनका क्या है, अपना अपना रेस्ट्रिक्शन था। कंपनी के पास जो फंड आएगा ना वो शेयर इशू करके आएगा, जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले कि कंपनी अपना शेयर कैसे इशू करती है। अब शेयर इशू करने का मतलब क्या हो गया, देखो, तो यहाँ पर हम पहले तुम लोग को एक चीज दिखाते हैं, देखो इस नोट में, पहले ये वाला चीज एक बार जो मैंने बोला वो दिखाते, देखो डिफरेंसेस देखो, कितने टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटर में ओनर कौन होता है, वो पर्सन खुद ही अपना ओनर होता है, ये देखो ही अलोन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप में ओनर कौन होता है, पार्टनर लोग होता है। कंपनी में ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर्स लोग। अभी हम लोग इसके बारे में ही डिटेल सारा चीज पढ़ेंगे, चैप्टर ही हमारा वही है। अब ये जो इनके पास बिजनेस करने का जो पैसा आता है जिसको कैपिटल बोलते हैं,
कॉमर्स के लैंग्वेज में या इंग्लिश में, जिसको नॉर्मल हम जो है हिंदी में या बंगाली जिसमें भी वो लोग पूंजी बोलते हैं, ठीक है, बिजनेस का पूंजी। तो ये देखो कैपिटल, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो फंड जुगाड़ करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। पार्टनरशिप में जो पूंजी आता है उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल, और कंपनी में जो पूंजी आता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। अब लाइबिलिटी ऑफ द ओनर देखो, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है उसमें ओनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। आज अगर मान लो तुम लोग इंडिविजुअली कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो और उस पर जो भी लाइबिलिटी है, जैसे सप्लायर को कुछ पेमेंट करना है, जो भी करना है, वो तुम लोग का खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और का तो नहीं है। पार्टनरशिप में भी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, ठीक है। पार्टनरशिप में, अच्छा अनलिमिटेड का मतलब भी बताते, देखो यहाँ पर लाइबिलिटी सोल प्रोप्राइटर का होगा, यहाँ पर पार्टनर का होगा। अब अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है पता है? अनलिमिटेड का मतलब होता है कि मान लो इनका बिजनेस डूब गया जो सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे थे, या फिर मान लो जो पार्टनरशिप में काम कर रहे थे उनका बिजनेस डूब गया, तो उस केस में क्या होता है ना कि जो लाइबिलिटी है वो ऐसा नहीं है कि बिजनेस का एसेट वगैरह बेच के लाइबिलिटी पे ऑफ कर दिए, काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। मान लो बिजनेस का जो भी एसेट था पे ऑफ करने के बाद भी लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पाई, मतलब इनका मान लो बिजनेस में एसेट था एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए का, ठीक है। अब इनका बिजनेस खराब चल रहा है, बिजनेस बंद हो गया, अब ये अपना एसेट बेच के, इनका लाइबिलिटी मार्केट में हो गया मान लो 500 रुपए, अब ये एसेट बेच के 100 रुपए ला सकते हैं, तो फिर 400 कहां से आएगा? इनके प्राइवेट मतलब पर्सनल एसेट से इनको लाना पड़ेगा, पर्सनल एसेट भी लाना पड़ेगा। बिजनेस के एसेट से बिजनेस का लाइबिलिटी तो पे करेंगे, अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो पर्सनल एसेट लेके आना पड़ेगा पे ऑफ करने के लिए। ऐसे लाइबिलिटी को बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में क्या है, लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, लेकिन कितना तक लिमिट है बोल रहा है, टू इशू प्राइस ऑफ द शेयर हेल्ड, मतलब एक शेयर होल्डर जितना शेयर होल्ड करेगा उस शेयर का जो इशू प्राइस था उतना उनका जो है लाइबिलिटी होता है। अब ये शेयर इशू प्राइस, ये जो लोग पहली बार कर रहे हो नहीं समझ में आएगा जब तक हम नहीं बताएंगे, लेकिन जिन्होंने पहले किया हुआ है, ठीक है, तो उनको तो समझ में आएगा, हम अभी बताएंगे, जिनको नहीं समझ में आया उनको भी समझ में आएगा। लिमिटेड टू इशू प्राइस ऑफ शेयर्स, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो अभी मैंने तुम लोग को जो समझा है वो यहाँ टेबल करके दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर हम लोग को ना तो सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ना है ना तो पार्टनरशिप पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अपना फंड यानी कि कैपिटल, फंड का मतलब बिजनेस का जो कैपिटल, वो कैसे रेज करता है? शेयर इशू करके। शेयर किसको इशू करता है? पब्लिक, ठीक है, किसको इशू करता है? पब्लिक को। अब देखो पब्लिक को इशू करता है, इसका मतलब क्या है? देखो एक्चुअली ऐसा होता है कि कंपनी जब मार्केट में अपना प्रोजेक्ट लेके आती है तो उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसे का जरूरत होता है। अब तुम लोग सोचोगे कि फिर पैसा तो वो बैंक से लोन भी ले सकता है, हाँ ले सकता है, बिल्कुल बैंक से लोन ले सकता है, लेकिन अगर लोन लेगा तो उसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, लोन लेने से उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो बिजनेस शुरू हुआ कि नहीं पहले तो खर्चा लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है लोन लेने का। तो फिर कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी शेयर इशू कर सकती है पब्लिक को। कौन सा शेयर का बात कर रहे हैं यहाँ पर? इक्विटी शेयर का बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस का बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर का बात करें तो कंपनी क्या करेगी? पब्लिक को शेयर इशू करेगी। शेयर इशू का मतलब समझो, मतलब हिस्सेदारी, ठीक है, इशू कर रही है हिस्सेदारी, शेयर मतलब हिस्सेदारी इशू करें। मतलब कंपनी क्या बोल रही है, मेरा ना काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, आप पढ़ के देखो, पब्लिक को ऐसे बोल रही है कि मेरा काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट हम मार्केट में लेके आ रहे हैं इसका काफी अच्छा डिमांड है, मेरा बिजनेस अगर चला काफी अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे पैसे का जरूरत है। आप अगर पब्लिक को बोल रहे हैं कि आप लोग अगर मेरे बिजनेस में पैसा लगाओगे तो आपको भी हम प्रॉफिट का हिस्सेदारी देंगे। क्या देंगे? प्रॉफिट का हिस्सेदारी, दैट इज कॉल्ड शेयर इशू, ठीक है। तो पब्लिक को ऐसी कंपनी ऑफर कर सकती है, कोई जबरदस्ती वाला बात नहीं कि भाई देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कंपनी बोल सकती है, ठीक है। कैसे बोलती है? नॉर्मली प्रोस्पेक्टस इशू होता है, जैसे तुम लोग स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसका प्रोस्पेक्टस होता है, कहीं दूसरे जगह पे भी देखोगे हर एक चीज का प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है ना, कंपनी में अपना प्रोस्पेक्टस के जरिए सारा चीज डिटेल्स में लिखती है कि क्या प्रोजेक्ट है, कितने दिन का है, कैसा क्या है, कितने पैसे का जरूरत है। तो पब्लिक को पढ़ के समझना पड़ेगा कि हाँ इसमें प्रॉफिट है कि नहीं, तब ना पब्लिक को पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि कंपनी क्या बोल रही है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, मुझे दिख रहा है, अगर हुआ तो हम आपको हिस्सेदारी देंगे, और अगर नहीं हुआ
तो आपका भी लॉस, मेरा भी लॉस, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो आपको भी देंगे, नहीं हुआ तो नहीं दे सकते, आप कुछ नहीं बोल सकते हो। इस तरीके का हिस्सेदारी देंगे, और इस तरीके के शेयर को हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर बोलते हैं। इस तरीके के शेयर को इक्विटी शेयर, मतलब प्रॉफिट हुआ तो भी लेना पड़ेगा, लॉस हो गया तो कुछ बोल नहीं सकते हो, ठीक है, इसको बोला जाता है इक्विटी शेयर। अब पब्लिक को उस पे पैसा लगाना है, शेयर पे नहीं लगाना है, वो पब्लिक का मर्जी, ठीक है, पब्लिक लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है। अब पब्लिक को इससे क्या मिलेगा पता है, कंपनी में ओनरशिप मिलेगा, ठीक है, ओनरशिप, ओनरशिप मिल जाएगा। क्योंकि बोल रहे हैं ना कि प्रॉफिट हुआ तो भी लो, लॉस हुआ तो ओनर जो होता है वही ना ये चीज जो है डाइजेस्ट करता है कि भाई प्रॉफिट हुआ तो भी मेरा, लॉस हुआ तो भी मेरा, अच्छा बुरा सब मेरा, ठीक है। तो पब्लिक क्या बोल रही है, हम भी फिर कंपनी के क्या बन गए, ओनर बन गए, क्योंकि हम सुख में भी है दुख में भी है, ठीक है। तो कंपनी इस तरीके से अपना जो है कैपिटल रेज कर सकती है शेयर इशू करके। हम लोग यहाँ पर इक्विटी शेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो पब्लिक कैसे पैसा देती है। तो अगर आज के डेट पे देखोगे, अगर तुम लोग थोड़ा बहुत शेयर इशू के बारे में कभी सुने हो या किसी को देखे हो, तो आज अगर किसी को शेयर खरीदना है ना, तो ऑनलाइन में काफी सारा प्लेटफॉर्म वगैरह है, ठीक है, मतलब बेसिकली ये सब ब्रोकर कंपनियां होती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो जीरोधा है, अप स्टॉक है, ठीक है, ऐसा बहुत सारा कंपनी है। क्या बोलते हैं उसे, बैंक भी करता है, ठीक है, एसबीआई होता है, कोटक सिक्योरिटीज होता है। तो इनके थ्रू से हम लोग शेयर, मतलब ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म। हम लोग ना कंपनी के पास जाके डायरेक्टली शेयर नहीं खरीद सकते हैं, खरीद सकते हो लेकिन आजकल वैसा कोई नहीं करता है। पहले के जमाने का बात अलग था, पहले कंपनी जो शेयर इशू करेगी ना, वो कैसे पता चलता था, न्यूज़पेपर में आता था, टीवी में एडवर्टाइज आता था, बैंक में कोई जाएगा तो बैंक में एडवर्टाइज लगाया हुआ रहता था, आज भी होता है। लेकिन अभी तो देखो ऑनलाइन के जमाने में बहुत ही जल्दी हमारे पास न्यूज आते आते जाता है, हमारे मोबाइल में ही आते जाता है कि हाँ ये कंपनी ये शेयर इशू करेगी, वो करेगी, ये सारी चीज बहुत आसान हो गया, ठीक है। ओल्ड मेथड तो है ही, कैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा, लेकिन सबसे करंट मेथड जो है आज के डेट पे, जो न्यूज वगैरह 2-2 मिनट में हमारे पास आते रहते हैं, तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं। अब पहले क्या होता था ना, पब्लिक को पैसा कैसे कंपनी मांगती थी पता है, इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में। क्यों मांगती थी, देखो पहले लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं होता था कि कंपनी मांगा और लोग ने एक साथ वो पैसा दे दिया। दूसरा बात ये है कि लोगों का भरोसा भी कम था इस तरीके के चीजों पे, कि भाई दूसरे के कंपनी में दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाएंगे, क्या पता क्या होगा, तो लोग डरते थे, ठीक है। तो फिर कंपनी ने क्या सोचा कि भाई अगर लोग डर रहे हैं तो हम एक साथ पूरा पैसा तो नहीं मांग सकते हैं शेयर का। अब शेयर का ना जो है कंपनी अपना एक जो है पैसा डिसाइड कर लेती है। मान लो एक अगर शेयर लेना है, मतलब एक हिस्सेदारी का मान लो 10 रुपए कंपनी ने बोला, अब उसके हिसाब से कोई अगर 10 हिस्सेदारी खरीदेगा तो वो 10 × 10 यानी कि 100 रुपीज देगा, ये कंसेप्ट होता था। अब देख लो कि किसके पास कितना पैसा है, कौन कितना इन्वेस्ट कर सकता है, 100 रुपए करेगा तो 10 लेगा, 200 रुपए करेगा तो 20 शेयर लेगा। तो कंपनी बोली कि ठीक है, लोग एक साथ पैसा देने में डरते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेंगे। तो कंपनी ने इंस्टॉलमेंट का नाम रख दिया, क्या क्या रखा पता है, एप्लीकेशन। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम रखा एप्लीकेशन, दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम रखा अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम रखा फर्स्ट कॉल, फिर नाम रखा सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल, फिर नाम रखा फाइनल कॉल। तो नॉर्मली ये जो पैटर्न है ना, हम लोग इसी पे कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन ये थोड़ा ओल्ड पैटर्न है। आज के डेट पे कंपनी नॉर्मली ये प्रोसेस जो है फॉलो नहीं करती है कि बार बार पैसा मांगेगी। हाँ, नाम हो सकता है, ये सब अभी भी यूज होता है, लेकिन इसके लिए अलग अलग टाइम पे पैसा नहीं मांगती है कंपनी। आज के डेट पे जब आईपीओ इशू होता है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहले बार अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है मार्केट में, उसको बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तब क्या होता है ना कि जितना मतलब कंपनी एक्चुअली उसका सिस्टम थोड़ा अलग होता है, ठीक है, वहां पर बीडिंग प्राइस वगैरह होता है। तो जो भी हो, यहाँ पर देखो अभी करंट सिस्टम ये है कि आपको पूरा पैसा दे देना है एक शेयर पे, और वो शेयर आपको अगर कंपनी अलॉट करती है तो मिल जाएगा, ठीक है। अलॉट करेगी तो मिलेगा, नहीं करेगी तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अलॉटमेंट कैसे कंपनी करती है, वो कंपनी का पॉलिसी होता है कि कंपनी सोचती है किसको मुझे ओनरशिप देना है और किसको नहीं देना है। नॉर्मली
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। एक्चुअली जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने से इतने दिन के अंदर आपको शेयर खरीदना है। नॉर्मली जो पहले शेयर खरीदते हैं, ठीक है, उनका अलॉटमेंट पहले होता है। हाँ, उसमें बीटिंग प्राइस वगैरह सही होना चाहिए होता है, ठीक है। तो देखो, उतना डिटेल्स में अभी हम नहीं जा रहे, तो हम लोग को तो ये पुराने मेथड से चलना है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, देखो, सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन का पैसा भरने बोलती है, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर फाइनल कॉल। इस तरीके से चलता है। जैसे तुम लोग कोई कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो या फिर एडमिशन करना चाहते हो, तो तुम लोग क्या करते हो, सबसे पहले बोलते हो कि जाने से बोलेगा कि ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके लेके आओ, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देते हो तुम लोग, तो पैसा देने से ही फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, अगर कंपनी का शेयर खरीदना है, पहले एप्लीकेशन का पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद ऐसा जरूरी थोड़ी होता है कि तुम लोग जिस कॉलेज का फॉर्म फिलअप करे उसी कॉलेज में तुम लोग को एडमिशन मिल जाए, क्योंकि उसमें मेरिट लिस्ट वगैरह आता है। उसमें अगर तुम लोग का नाम आया, फिर बोलेगा अब इस कोर्स के लिए इतना फीस है, दे दो। उसके बाद फिर तुम लोगों का सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इस तरीके से चलता जाता है। तो यहाँ पर भी मतलब कंपेयर करके देखो, चीज वैसा ही, पहले एप्लीकेशन का पैसा जो है कंपनी मांगेगी। उसके बाद अगर अलॉटमेंट हमें मिल रहा है तो, ठीक है, तो अगर अलॉटमेंट हमें मिल रहा है तो अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। उसके बाद फर्स्ट कॉल का, उसके बाद सेकंड कॉल का, उसके बाद फाइनल कॉल का। अब सभी क्वेश्चन में ये सारे कॉल्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी है, ये तो होगा ही। और अलॉटमेंट में नॉर्मली क्वेश्चन में होता है, अब फर्स्ट और सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ये तीनों भी हो सकता है, कोई दो भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है। हो सकता है कि क्वेश्चन में तीनों में से कुछ भी नहीं है, बस ये दोनों, वैसे भी हो सकता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग ये पुराने मेथड से ही सीखेंगे। एक बार में पैसा लेने वाला जो करंट मेथड है वो हमारे जो है एकेडमिक में नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक से कंपनी इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है। अब क्या है ना, कंपनी को चलाने के लिए सेबी आया 1991 में। क्या आया है पता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके पहले जो कंपनी का जो मतलब जो भी कंपनी आती है मार्केट में, क्या कर रही है नहीं कर रही है, वो गवर्नमेंट देखती थी। उसके लिए कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन सेबी नहीं बना हुआ था, ठीक है। तो क्या होता था ना, कंपनी आई, पब्लिक को ऑफर करी और उनसे पैसा ले ली, और उसके बाद मान लो बिजनेस नहीं चलाई, बंद करके चली गई, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है ये सब सारी चीजों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो फिर 90, तो इससे पब्लिक को गुस्सा आ रहा था कि भाई देखें, ऐसे ही अगर मतलब कोई भी देश में हो, हमारे देश का बात नहीं, ऐसा अगर हो तो ये तो पब्लिक के साथ फ्रॉड हो जा रहा है, तो इसका तो कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा। और कंपनी भी होना जरूरी है, मतलब देश की इकोनॉमी ग्रो के लिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ ना, 1991 में सेबी लाया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, ये कंपनी के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, ये सारी चीजों को सेबी देखता है, ठीक है। तो कंपनी कैसे इशू करेगी अपना शेयर, वो भी कौन ऑपरेट करता है? सेबी ऑपरेट करता है, ठीक है। अब इतना आसान नहीं है कि कोई भी कंपनी मार्केट में अपने आप को लिस्टेड कर दे, शेयर इशू कर दे, फिर फेक कंपनी साबित हो जाए। ऐसा अब उतना आसान नहीं होता है। ऐसा नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि सेबी का रूल्स आ गया। हाँ, लेकिन पब्लिक को भी कंसर्न होना पड़ेगा कि हम कोई भी फ्रॉड जगह पे क्यों पैसा लगाए, जो अपने आप को कंपनी बोल रही है। देखना चाहिए कि वो सेबी के मतलब सेबी के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, वो सेबी के अंडर लिस्टेड है कि नहीं लिस्टेड है, सेबी का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। अगर हम लोग खुद ही बोका बनेंगे तो बात तो अलग है, ठीक है। तो कुछ तो पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कोई भी आके बोला हम कंपनी है, पैसा लगाओ, लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 1991 में सेबी तो इसीलिए बनाया गया है। तो देखो ध्यान से कि हाँ भाई सेबी रजिस्टर्ड है नहीं है, तभी हमें उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, अदरवाइज नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग शेयर इशू में आते हैं। देखो कंपनी कितने तरीके से शेयर इशू कर सकती है, तो यहाँ पर लिखते हैं शेयर इशू। कंपनी मेनली 3 तरीके से शेयर इशू करेगी। पार पे क्या होता है हम बताएंगे। पार पे इशू करेगी, पार इशू, प्रीमियम और डिस्काउंट। लेकिन ये डिस्काउंट का एक रूल्स है, सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013 में
डिस्काउंट में शेयर इशू करना प्रोहिबिटेड है। दिखा देते, कहाँ गया, रुको यहीं पर था, देखते हैं। आगे चलेंगे। हाँ ये देखो, एज पर सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट एक्सेप्ट फॉर इन कैश ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर एंड देयरफॉर एनी इशू ऑन डिस्काउंट बाय द कंपनी विल बी वॉइड विद द कंपनी बीइंग पनिशेबल विद फाइन। मतलब स्वेट इक्विटी शेयर एक होता है, हम बताते हैं क्या होता है। स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी डिस्काउंट में इशू कर सकती है, बाकी कंपनी किसी भी तरीके का और इक्विटी शेयर जो है डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती है। सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती, किसको, पब्लिक को, ठीक है, पब्लिक को डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती है। किसको कर सकती है, ओनली स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है डिस्काउंट में, ठीक है। अब स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, स्वेट का मतलब होता है देखो पसीना, ठीक है। तो स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब हो गया कि एक्चुअली जो कंपनी में पहले से ही अपना जो है खून पसीना लगा चुके हैं, मतलब कंपनी के जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं या फिर मतलब जो इंटरनल पर्सन होते हैं, कंपनी उनको शेयर ऑफर करना चाहे तो कर सकती है मार्केट से कम प्राइस में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट, मतलब नॉमिनल वैल्यू से बेसिकली, तो कम प्राइस में। देखो अभी हम समझाएंगे ये सारा चीज। डिस्काउंट का मतलब है कि कम, ठीक है, जैसे तुम लोग समझते हो ना, डिस्काउंट एक चीज 10 रुपए का है, वो हमें 8 रुपए में मिल रहा है, तो 2 रुपए का डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट में शेयर किनको इशू कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। स्वेट इक्विटी शेयर किसको इशू किया जाता है, जो कि कंपनी में पहले से ही काम कर रहे इंप्लॉय वगैरह को कंपनी इशू कर सकती है। क्यों करती है, क्योंकि उनका हक है। देखो वो इतने दिन से कंपनी में काम कर रहे हैं, तभी कंपनी ग्रो कर रहा है। तो फिर ईशॉप होता है, अलग अलग तरीके का होता है। तो यहाँ स्वेट इक्विटी है, तो हम वही बोल रहे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी उनको डिस्काउंट में इशू कर सकती है, लेकिन पब्लिक को डायरेक्टली कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती। अगर कोई कंपनी कर देती है तो उसके लिए वो पनिशेबल होगा और फाइन भी लगेगा, ठीक है, पनिशेबल होगा और फाइन भी लगेगा। अच्छा अब देखो, कंपनी जो शेयर इशू कर रही है, तो शेयर कैपिटल कितने तरीके का होता है वो हम लोग समझेंगे। देखो अब शेयर कैपिटल कैसा होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल कैपिटल का जो है कंपनी का इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल यूनिट ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड ए शेयर। शेयर किसको बोलते हैं कि कंपनी का जितना टोटल शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का मतलब पूंजी, जो शेयर के थ्रू से कंपनी ने जुगाड़ किया है, अकेले नहीं किया है, काफी सारे लोगों का हिस्सेदारी है। पब्लिक से बोला ना, दो पैसा दो पैसा दो, ठीक है। तो वही कि इतने सारे हिस्सेदारी, मान लो कंपनी ने टोटल 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल जो है वो जुगाड़ कर लिया, ठीक है, टोटल कैपिटल ये है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल यूनिट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड ए शेयर। अब मान लो कंपनी जब ये पैसा जुगाड़ की थी, तब पब्लिक को बोली थी एक हिस्सेदारी के लिए आपको 10 रुपए देना है, ठीक है, एक हिस्सेदारी के लिए 10 रुपए देना है। तो एक शेयर का प्राइस कंपनी ने रखा है 10 रुपया, और कंपनी ने ऐसे करके 1 लाख रुपए का जो है शेयर कैपिटल बना लिया, ठीक है। शेयर जुड़ जुड़ के शेयर कैपिटल बन गया। कैपिटल के लिए ही तो कंपनी इतना सारा सोच रही थी कि क्या करे। अब मुझे बोलो फिर कितना सारा शेयर कंपनी ने इशू किया, ये बताओ, कंपनी ने फिर कितना सारा इशू किया शेयर। अगर 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी ने टोटल 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल बना लिया है अपने पास, तो मुझे बताओ कि कंपनी ने कितना सारा शेयर इशू किया। कोई तो बोले 10,000 shares. हाँ 10,000 शेयर्स, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया 10,000 शेयर्स, ठीक है। जैसे नॉर्मल सा बात है, एक पेन का दाम अगर 10 रुपया है,
ठीक है, और किसी ने 1 लाख रुपए का पेन बेच दिया तो उसने कितना पेन बेचा होगा? 10,000 पेन बेचा होगा, ठीक है। तो ये शेयर था, वो पेन था, एक ही बात है, इसमें तो कोई अलग चीज है नहीं, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने 10,000 निकाला वो हो गया नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, अब जब कंपनी शेयर इशू कर रही है तो कितने तरीके का वो शेयर कैपिटल होता है, ठीक है। देखो, शेयर कैपिटल कितने तरीके का होगा, पहले तुम लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल। हम तुम लोग को पहले टाइप्स यहाँ पर लिखवा देते हैं, फिर एक एक करके समझा देते हैं। तो यहाँ पर लिखो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। पहला होता है ऑथराइज्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल। नेक्स्ट होता है इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। फिर होता है अनइशूड शेयर कैपिटल। फिर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड और पेड अप और अनपेड, ठीक है। पेड अप कैपिटल और अनपेड कैपिटल। ये मैंने नाम लिखवा दिया, ठीक है। जब हम लोग बैलेंस शीट रेडी करेंगे तो वहां पर ये सारे कैपिटल का नाम आ जाता है, ठीक है। इसका यूज हमें पता होना चाहिए। तो हम एक बार तुम लोग को बताते हैं कि ये सारे कैपिटल का मतलब क्या है। हम कुछ लिखवाएंगे नहीं, ठीक है, इसमें तुम लोग को सब मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ने के लिए हम समझा देते हैं कि होता क्या है। देखो, ऑथराइज्ड का मतलब क्या होता है? ऑथोरिटी, ठीक है, ऑथोरिटी जिसके बाहर जाके हम लोग काम नहीं कर सकते, ये मेरे ऑथोरिटी के अंदर है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऑथराइज्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब भी कोई कंपनी मार्केट में शेयर इशू करवाना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ता है? अपना ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को लिखवाना पड़ता है। कहां पर? MOA में, ठीक है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक कंपनी एस्टिमेट्स इस मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनी को एस्टिमेट करना पड़ेगा कि उसको कितने पैसे का जरूरत है मैक्सिमम। वो कैसे एस्टिमेट करेगा? जैसे मुझे मान लो एक बुक शॉप खोलना है, तो मुझे समझना पड़ेगा हम कैसा बुक्स बेचना चाहते हैं, 1 से 10 तक का, या प्रोफेशनल कोर्सेज, या 10 से 12 का सिर्फ बेचेंगे, क्या बेचना चाहते हैं। तो फिर मुझे मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मुझे कितने पैसे का जरूरत है, तब हम सोचेंगे ना कि मेरे बिजनेस में इतने कैपिटल का जरूरत है। तो वैसे ही कंपनी बनाने का सोच रहे हो तो फिर अपने बिजनेस का इन्वेस्टमेंट भी तो सोचना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, वो कंपनी को एस्टिमेट करना पड़ेगा। देखो, एकदम एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बोल सकता है कि हाँ लगभग इतना लग सकता है। फिर वो कैपिटल का जो अमाउंट कंपनी एस्टिमेट करेगा उसको उसे कैपिटल क्लॉज में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल क्लॉज कहाँ लिखा हुआ रहता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जिसको बोलते हैं MOM, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन बनाता है? कंपनी को बनाना पड़ता है। फिर उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है कंपनी के रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। तो रजिस्ट्रार के पास कंपनी का जो रजिस्ट्रार है उनके पास इस MOA को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। MOA में क्या क्या लिखना पड़ता है उसका रूल्स रेगुलेशन सब बताया जाता है, ठीक है। तो MOA के अंदर एक कैपिटल क्लॉज होता है जहां पर ये लिखवाना पड़ेगा कि मुझे मैक्सिमम कितने कैपिटल का नीड है, मतलब कंपनी जो आना चाहती है मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है उसको मैक्सिमम कितने कैपिटल का लिमिट है वो लिखवाना पड़ेगा। और उसी अमाउंट को बोला जाता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। कंपनी इससे ज्यादा
ज्यादा मार्केट से शेयर इशू करके पैसा नहीं निकलवा सकती है। तो इट पुट्स लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल, यही लिमिटेशन है। मान लो इन्होंने लिखा है 10 लाख, ठीक है, किसी कंपनी ने, अब वो 10 लाख से कम शेयर इशू कर सकती है, 10 लाख रुपए का शेयर इशू कर सकती है मैक्सिमम, उससे कम कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। Which a company is authorized to raise during the lifetime and is called authorized share capital। पूरे लाइफ टाइम में ये 10 लाख से ज्यादा वो शेयर इशू नहीं कर सकती है। लेकिन क्या होता है इसमें, लॉ में तुम लोग और भी पढ़ोगे, अगर कंपनी को जरूरत पड़ा कि फ्यूचर में लग रहा है कि बिजनेस बढ़ रहा है, मुझे और करना है, तो फिर इसको जो है अमेंड करवाना पड़ता है, ठीक है, तब कर सकते हैं। लेकिन जो लिखवाया हुआ है उसी के अंदर काम करना पड़ेगा, उससे ज्यादा जाना है तो फिर अमेंड वगैरह करवाना पड़ेगा। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब सिंपल यही हो गया कि एक कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में मैक्सिमम जितना जो है शेयर कैपिटल रेज कर सकती है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल, ठीक है। मतलब समझ में आने से है, ठीक है, थियोरिटिकली तुम लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, मैंने बता भी दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है ये शेयर कैपिटल कहाँ पर दिखता है, यहाँ हमेशा फेस वैल्यू में दिखता है। फेस वैल्यू मैंने अभी तक नहीं बताया, बताएंगे क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब तुम लोग को समझ में आया होगा कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में मैक्सिमम जो होता है, ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम शेयर कैपिटल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। हम थोड़ा सा इन शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुम लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, मैंने समझा दिया क्या होता है। अब इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कंपनी ने, ये देखो, जैसे मान लो कंपनी ने सोचा कि उसका 10 लाख, मैंने अभी तुम लोग को एग्जाम्पल दिया ना, 10 लाख का क्या है, किसी कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, ठीक है। ये मान लो कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब कंपनी जरूरी नहीं है कि 10 लाख के लिए ही मार्केट में शेयर इशू करे, ठीक है, 10 लाख रुपए के लिए। कंपनी अगर सोचेगी कि नहीं मुझे 10 लाख रुपए अभी तो नहीं चाहिए, मुझे 8 लाख रुपए ही चाहिए, तो कंपनी अगर 8 लाख रुपए के लिए शेयर इशू कर रही है तो इस 8 लाख रुपए को हम लोग बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इशूड शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी जितना शेयर कैपिटल मार्केट पे इशू कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। ये मैंने अपने हिसाब से समझा है। अब डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, ए कंपनी नीड नॉट इशू टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल। जो मैंने बोला, जरूरी नहीं है कि 10 लाख ही वो इशू करते, ठीक है। वट एवर पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल इज इशूड बाय द कंपनी, जितना भी पोर्शन इस ऑथराइज शेयर कैपिटल का कंपनी इशू करती है इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इशूड कैपिटल मैंने समझाया कि कंपनी इसमें से जितना इशू करी, तुम लोग चाहो तो ये वाला एग्जांपल लिख सकते हो। अब अनइशूड का मतलब जितना कंपनी ने इशू नहीं किया। अब देखो इसमें से 2 लाख रुपीस का अभी तक कंपनी ने इशू नहीं किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनइशूड शेयर कैपिटल, ठीक है, अनइशूड शेयर कैपिटल इसको हम लोग बोलेंगे। मतलब कंपनी का टोटल ऑथराइज जितना था उसमें से जितना कंपनी ने इशू किया इशूड, जितना नहीं किया अनइशूड शेयर कैपिटल, सिंपल, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं अनइशूड शेयर कैपिटल। तो ये हो गया, ये देखो अनइशूड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज नॉट इशूड आइदर इन कैश और कंसिडरेशन में बी टर्म्ड एज अनइशूड शेयर कैपिटल। जितना शेयर कैपिटल कंपनी ने अभी तक इशू नहीं किया उसी को अनइशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब ये कैश और अदर कंसिडरेशन क्यों लिखा हुआ है तो वो तुम लोग आगे जाके और भी पढ़ोगे। देखो नॉर्मली कंपनी शेयर इशू करती है पैसे के लिए, लेकिन कभी कभी कंपनी ना एसेट खरीदने के लिए भी क्या करती है, अपना शेयर इशू करती है और बदले में उसको क्या मिलता है? एसेट मिलता है। तो इसीलिए बोला है कंसिडरेशन, कैश और कंसिडरेशन, ठीक है। तो कैश और कंसिडरेशन कुछ तो उसे मिलेगा, ऐसे भी हो सकता है। और ये बाकी देखो लॉ का लैंग्वेज है, कैश और कंसिडरेशन। तो ये देखो हम लोग को ऑथराइज समझ में आया और अनइशूड भी समझ में आया, ठीक है। फिर बोल रहे हैं सब्सक्राइब। हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल को ऊपर लगा दे तो फिर तुम लोग को सारा चीज समझ में आ जाएगा। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10 लाख ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर इसमें से मैंने दो पार्ट किया, 8 लाख को कर दिया मैंने इशूड शेयर कैपिटल और 2 लाख को मैंने बता दिया अनइशूड शेयर कैपिटल। अब बोल रहा है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या है, तो कंपनी मार्केट में ऑफर कर रही है 8 लाख रुपीस के लिए शेयर्स, ठीक है। लेकिन
जरूरी तो नहीं है कि पब्लिक ने सारा शेयर्स खरीद लिया, ठीक है। अगर कंपनी सारा शेयर्स खरीद लेगी तो ये देखो, ये रुपीस लिखा है मैंने, ठीक है। मतलब अगर एक शेयर 10 रुपए का है और 10 लाख का टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल है, तो कंपनी के पास कितना शेयर इशू करने का जो है ऑथोरिटी है पता है? 1 लाख, क्योंकि 1 लाख इंटू 10 करोगे तभी 10 लाख आएगा। तो कंपनी टोटल 1 लाख शेयर इशू कर सकती है। अब कंपनी ने कितना इशू किया है? अगर 8 लाख रुपीस आने का सोचा है तो ₹10 करके कितना शेयर इशू किया गया होगा? 80,000। अगर 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया है तो 80,000 इंटू 10 8 लाख होगा। और कितना नहीं किया होगा? 20,000 शेयर्स इशू नहीं किया गया होगा। अब सब्सक्राइब कैपिटल, अब कंपनी मार्केट में 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स तो इशू कर चुकी है जिससे उसे 8 लाख मिलने का था, लेकिन जरूरी नहीं है कि पब्लिक ने 80,000 शेयर्स ही परचेज किया, ठीक है। अब मान लो कंपनी ने क्या किया, इसमें से जो शेयर परचेज किया, ठीक है, इसमें से जो शेयर परचेज किया वो है, मान लो ऐसे कि 6 लाख रुपीस, 6 लाख। मतलब 10 इंटू 60,000, पब्लिक ने 60,000 शेयर्स जो है सब्सक्राइब किया यानी कि एक्सेप्ट किया, लिया, ठीक है। लेकिन बाकी जो है 2 लाख, 8 लाख में से 6 लाख सब्सक्राइब हुआ, तो जो सब्सक्राइब नहीं हुआ वो कितना है? 2 लाख। मतलब 10 रुपए का कितना सारा शेयर्स, 10 रुपए करके यहाँ पर 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक ने नहीं लिया। तो जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। ये हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया इशू होने के बाद भी, उसको हम लोग बोलते हैं अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब तुम लोग को यहाँ पर दिखा देते, देखो क्या लिखा हुआ है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब। इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब ये देखो, इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। तुम लोगों ने वो बनाया है जो ड्रॉ मैंने जो करवाया तो देख सकते हो, विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, ठीक है, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। और जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, बट मैंने बता दिया वो भी होता है, ठीक है। मतलब जिसके लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है वही होता है सब्सक्राइब कैपिटल, और जिसके लिए पब्लिक ने अप्लाई नहीं किया मतलब शेयर नहीं लिया, उसके वो हो जाएगा अनसब्सक्राइब कैपिटल। तो मैंने देखो ऑथराइज्ड बताया, इशूड बताया, अनइशूड बताया, सब्सक्राइब बताया, अनसब्सक्राइब। अब है कॉल्ड अप और उसके बाद अनकॉल्ड और पेड अप। तो कॉल्ड अप, अनकॉल्ड और पेड अप क्या होता है? तो मुझे एक बार ये हटाना पड़ेगा यहाँ पर, ये देखो। अब मुझे यहां से चलना पड़ेगा, ये सब्सक्राइब के नीचे तुम लोग को लिखना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब के नीचे कैसे हो जाएगा? देखो कॉल्ड अप। अब देखो कंपनी ने 60,000, कंपनी ने 80,000 शेयर इशू किया था जिसमें से पब्लिक ने 60,000 शेयर्स एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अब इसका मतलब कंपनी को मिलना चाहिए 6 लाख। अब एक शेयर 10 रुपए का है तो कंपनी को 6 लाख मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी सोच रही है क्या कि हम एक बार में 10 रुपए नहीं मांगेंगे, हम कितना मांगेंगे? हम सिर्फ 8 रुपए मांगेंगे, ठीक है, और 2 रुपए बाद में मांगेंगे। तो जितना कंपनी कॉल कर रही है कि भाई एक शेयर 10 रुपए का है मुझे पता है, लेकिन अभी आप 8 रुपए ही दो एक शेयर पे, बाद में 2 रुपए देना जब हम मांगेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहां से निकालते हैं, तो यहाँ पर देखो कंपनी बोल रही है 8 रुपीज करके दो, तो 8 रुपीज करके 60,000 पे कंपनी को पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो दैट इज 4,80,000। ये जो कंपनी ने मांगा 8 रुपए दो, 10 रुपए पूरा मत दो, बाद में बाकी देना, तो दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल की कंपनी बोल रही है 10 में 8 दो, और जो कंपनी ने नहीं मांगा यानी कि 2 रुपीज, 10 रुपए में से 2 रुपीज और 60,000 शेयर्स पे यानी कि 1,20,000 रुपीज कंपनी ने नहीं मांगा, इसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। ये देखो कंपनी ने जो कैपिटल के पैसा कॉल किया दैट इज कॉल्ड अप। पूरा भी कर सकती है, अगर पूरा नहीं करती है तभी कॉल्ड अप और अनकॉल्ड का मतलब आएगा। अगर 10 का 10 ही कॉल्ड अप कर लेगी तो अनकॉल्ड 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अनकॉल्ड कैपिटल। और लास्ट है पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल क्या होता है? क्या होता है ना कि कंपनी तो बोल दी भाई 10 में 8 दो, लेकिन जरूरी नहीं है कि पब्लिक 10 में 8 दे ही दे। कभी कभी पब्लिक क्या करता है, मान लो
6 रुपए दिया, ठीक है, और 2 रुपए नहीं दिया। 8 में से 6 रुपया दिया, 2 रुपया नहीं दिया, ये पेड कर दिया, ये अनपेड रख दिया, ठीक है, अनपेड। तो जो पे कर दिया उसको बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, और जो मांगने के बाद भी नहीं मिला उसको हम लोग बोलते हैं अनपेड शेयर कैपिटल, ठीक है, अनपेड शेयर कैपिटल। तो ये पूरा लॉजिक जो है बन गया, ये मैंने एग्जांपल से समझा दिया। बाकी थियोरेटिकल पढ़ने से तुम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो हमारे अकाउंट्स के लिए जितना जरूरत है मैंने उतना बता दिया, कैलकुलेशन करके बता दिया कि कैसे होगा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ऑथराइज शेयर कैपिटल, जिसका मतलब कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में मैक्सिमम जितना शेयर इशू करवा सकती है। अब कंपनी उसमें से जितना इशू करती है दैट इज इशूड, जो नहीं करती है वो अन इशूड। अब जितना इशू हुआ जरूरी नहीं कि पब्लिक उतना सब्सक्राइब करे, उसमें से जितना सब्सक्राइब पब्लिक करती है दैट इज सब्सक्राइब, जो नहीं करती है वो अनसब्सक्राइब। अब अनसब्सक्राइब में भी क्या होता है, कंपनी पूरा कॉल नहीं करती, जितना कॉल करती है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप, जितना कॉल नहीं करती है उसको हम लोग बोलते हैं अनकॉल्ड। अब कॉल्ड अप करने पे भी सारा पैसा मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी पब्लिक जो है पैसा नहीं देता है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। एरियर मतलब बाकी, पैसा मांगा बट नहीं दिया, मुझे किसी से पैसा मिलने वाला है, मांगे लेकिन वो मुझे नहीं दिया, तो वो होता है कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्ड अप कैपिटल में क्या आता है, कॉल्ड अप में जो मिल गया पेड अप, और जो नहीं मिला मांगने के बाद भी वो अनपेड कैपिटल। तो इतने तरीके का हम लोग यहाँ पर शेयर कैपिटल देख सकते हैं कि इतने तरीके का शेयर कैपिटल होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तुम लोग चाहो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। ये देखो अनपेड कॉल्स है, ये देखो दिया हुआ है ना, एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स होते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर तो ये इलस्ट्रेशन 1 आ जा रहा है जो कि बैलेंस शीट पे है, तो हम बैलेंस शीट बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो शेयर इशू करवा रहे उस पे क्वेश्चन करें, ठीक है। इलास्ट्रेशन 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे और भी 2-4 चीज तुम लोग को बताना बता दो। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलो और भी 1-2 चीज तुम लोग को बताते हैं। यहाँ पर शेयर जो है, देखो शेयर का हमेशा क्या होता है, अपना एक फेस वैल्यू होता है, ये लैंग्वेज तुम लोग को क्वेश्चन में मिलेगा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। अब फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का एक जो ओरिजिनल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं उसका फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। क्योंकि हर एक चीज का एक मिनिमम मतलब एक प्रॉपर वैल्यू होता है, ठीक है। और कभी कभी वो सारी चीजों का काफी सारे रीजन से प्राइस बढ़ जाता है। जैसे तुम लोग देखोगे मार्केट में कभी कभी क्या होता है, ऑनियन वगैरह का प्राइस, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, बहुत सारी चीजों का प्राइस अचानक से बहुत बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि मान लो जैसे प्रोडक्शन कम हुआ, इस तरीके का काफी सारे रीजन होता है। नहीं तो वो सारे चीज इतने महंगे नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज का अपना एक नॉमिनल वैल्यू होता है। जैसे एक नॉर्मल पेन 5 रुपए का आ सकता है, कोई बोलेगा वो 50,000 का है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है कि शेयर का जब अपना जो वैल्यू या एक जो नॉर्मल वैल्यू होता है उसको नॉमिनल या फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कंपनी अपना शेयर कैसे इशू कर सकती है, मैंने ये तुम लोग को बताया था। देखो कंपनी अपना शेयर इशू कर सकती है पार पे, प्रीमियम पे, बट डिस्काउंट पे नहीं कर सकती। अब बात रहा पार पे इशू करने का मतलब क्या होता है। अगर इशू प्राइस इक्वल फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे शेयर कैसे इशू हुआ है, पार पे। कंपनी शेयर पार पे इशू कर रही है, मतलब उसका जो इशू प्राइस कंपनी ने शेयर का रखा है वो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के साथ बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया पार वैल्यू। अब हम लोग इक्विटी शेयर का पार वैल्यू क्या देखेंगे, देखो अगर क्वेश्चन में कुछ, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइड, अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई कर रहा है तो फॉलो द क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर कुछ बोल दिया है कि इतना पर वैल्यू है तो उतना ही मानोगे। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो इक्विटी शेयर का पर वैल्यू हमेशा लेना होता है ₹10, कि हम लोग ये मान के चलेंगे कि इक्विटी शेयर का ₹10 है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में हमें मिल जाए कि कंपनी ने अपना शेयर ₹10 में इशू किया है और आगे कुछ नहीं बोला हुआ है कि कंपनी का फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू क्या है, तो हम लोग मान लेंगे कि वो शेयर पार पे इशू हुआ है। और अगर इशू प्राइस अगर ग्रेटर देन फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है
तो हम लोग बोलेंगे शेयर कैसे इशू हुआ है, प्रीमियम पे। ठीक है, जैसे मान लो एक शेयर, इक्विटी शेयर का नॉर्मली पर वैल्यू या सॉरी नॉमिनल नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू 10 रुपए होता है। अब मान लो किसी कंपनी का शेयर 12 रुपए में इशू हुआ, तो 2 रुपए क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। ठीक है, 2 रुपए हम लोग का प्रीमियम हो जाएगा। तो जो नॉर्मल वैल्यू से जितने भी एक्स्ट्रा प्राइस पे इशू होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम। ठीक है। अच्छा, अब ये प्रीमियम पे शेयर क्यों इशू होता है, अगर कंपनी का काफी अच्छा खासा प्रोजेक्ट है तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग वो शेयर खरीदने के लिए जो है भागते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना कि एक चीज है और उसके पीछे अगर 10 खरीदार है, सोचो, तो फिर उस चीज का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो वैसे ही होता है, क्योंकि शेयर तो लिमिटेड नंबर है मार्केट में, लोग अगर दौड़ रहे हो शेयर के पीछे कि काफी अच्छा शेयर है, मुझे भी खरीदना है, मुझे भी खरीदना है, अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड इतना ज्यादा है लेकिन क्वांटिटी तो है नहीं, क्वांटिटी तो फिक्स है अपना। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, शेयर प्रीमियम में लिस्टेड हो जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर शेयर में क्या पढ़ेंगे, इक्विटी शेयर पढ़ेंगे, मैंने जैसे बोला, लेकिन क्वेश्चन में तुम लोग को प्रेफरेंस शेयर भी दे सकता है। देखो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग शेयर में क्या पढ़ेंगे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। मैंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन देखो प्रेफरेंस शेयर के बारे में मुझे अभी यहाँ ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। हम लोग शेयर में इक्विटी प्रेफरेंस हमें क्वेश्चन में दोनों दे सकता है। ठीक है, कंसेप्ट दोनों का अलग होता है। मतलब अगर थियोरिटिकली देखो तो इक्विटी शेयर में क्या होता है, इक्विटी शेयर वाले प्रॉफिट भी लेंगे लॉस भी लेंगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वाले सिर्फ प्रॉफिट लेते हैं, वो लॉस नहीं लेते, उनका फीचर्स अलग होता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर ये सब चीज उतना चाहिए नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों का सेम होगा। मैंने ये लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो सेम होगा, उसके लिए कोई अलग अकाउंटिंग नहीं होता है कि इक्विटी शेयर हुआ तो उसका कोई अलग सिस्टम होगा और प्रेफरेंस शेयर हुआ तो उसका कोई अलग सिस्टम होगा, ऐसा नहीं है। एंट्री वगैरह दोनों के केस में सेम होगा। ठीक है। अच्छा, और हम लोग का डिस्काउंट का शेयर कब होता है वो भी बता देते हैं। देखो डिस्काउंट का शेयर यहाँ पर लिख देते हैं, अगर मेरा इशू प्राइस लेस देन, ये देखो, अगर मेरा इशू प्राइस लेस देन नॉमिनल वैल्यू है तब हम लोग बोलेंगे शेयर डिस्काउंट में इशू हुआ है। लेकिन ये तो प्रोहिबिटेड है, मैंने तुम लोग को पहले ही बोला कि हम लोग का सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग कंपनी जो है, कहाँ लिखा था, ये रहा, कंपनी जो है डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती, ये रूल्स है, मैंने दिखा भी दिया, ये लॉ है। लेकिन कभी अगर मुझे क्वेश्चन में दे दे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एकेडमिकली आ ही सकता है, तो फिर हम लोगों को उसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कैसे होगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो कंपनी पब्लिक को कभी भी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं करेगी, तो करेगी तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, पेनल्टी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कंपनी कभी नहीं कर सकती। फिर भी अगर मुझे कंसेप्ट देखना है तो उसमें कंसेप्ट क्या होता है कि मेरा इशू प्राइस अगर नॉमिनल वैल्यू से भी कम है, 10 रुपए का शेयर हम 8 रुपए में दे रहे हैं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट में शेयर इशू करना हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा शेयर कैपिटल का एंट्री, ये बात दिमाग में जो है घुसा लो। ठीक है, ये देखो, ये दिमाग में पूरा रखो और कभी भी गलत नहीं होगा। शेयर कैपिटल जहां भी आएगा, शेयर कैपिटल का जब एंट्री करोगे उसमें अमाउंट क्या आएगा पता है, उसमें अमाउंट आएगा ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू के साथ अमाउंट आएगा। शेयर कैपिटल का एंट्री नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू से होगा। मतलब कैसे होगा शेयर कैपिटल का एंट्री, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, उस पे कभी भी हम लोग का प्रीमियम डिस्काउंट ये सब एप्लीकेबल नहीं होता है। शेयर कैपिटल हमेशा अपने नॉमिनल वैल्यू पे दिखेगा, दूसरे किसी वैल्यू पे नहीं दिखेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हम पहले तुम लोगों को एंट्री लिखवा देते हैं कि हमें क्या क्या एंट्री सीखना पड़ेगा। आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, फॉर फीचर उसके बाद पढ़ेंगे। तो इश्यू ऑफ शेयर्स में सबसे पहले हम यहाँ पर एंट्री लिखते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अगर हम लोग पार वैल्यू पे शेयर इशू करते हैं तो हमें क्या क्या एंट्री करना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने तुम लोग को यहाँ पर पहले ही बताया कि जब शेयर इशू होगा, क्योंकि हम लोग ओल्ड मेथड से पढ़ेंगे, सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन का पैसा मांगेगी कि ठीक है, अगर आपको मेरे कंपनी में पैसा लगाना है तो आप ये एप्लीकेशन फिलअप करके लाओ, और ये एप्लीकेशन आपको हमसे परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे तुम लोग कॉलेज का फॉर्म परचेज करते हो तो उसके लिए पेमेंट करते हो ना, तो वैसे ही। तो यहाँ पर पहला एंट्री होगा फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आएगा, तो एंट्री क्या होगा, पैसा आने से बैंक अकाउंट डेबिट होता है,
टू किस वजह से आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन के वजह से, टू शेयर एप्लीकेशन होगा। जैसे सेल का एंट्री होता है ना, कैश टू सेल, बैंक टू सेल, तो वैसे ही हो गया यहाँ पर, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और एक चीज भी देखो, शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि शेयर हमारा इसमें क्या है, लाइबिलिटी होता है, कोई भी कैपिटल तो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है, जिनसे एप्लीकेशन का पैसा लिया, अब उनको ये बताना है कि आपको ओनरशिप मिल रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे कि नहीं मिल रहा है। जैसे कॉलेज में एप्लीकेशन का फॉर्म लिए, भर दिए, फिर जमा कर दिए, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट आएगा, तो अगर नाम आया तो पता चलेगा कि हाँ हम लोग इस कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। लेकिन क्या कभी कॉलेज वाला एडमिशन का जो एप्लीकेशन या फॉर्म का पैसा भरे थे वो वापस करता है? कभी नहीं करता है, ठीक है। अगर नहीं नाम आया मेरिट लिस्ट में तो आगे का पैसा नहीं देना है, लेकिन ये जो पैसा चला गया सो चला गया। यहाँ पर भी वही है, एप्लीकेशन का पैसा जो चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं होता है, ठीक है। अब कंपनी को ये बताना है कि वो इस एप्लीकेशन के मनी जो रिसीव किए हैं जिन लोगों से, उनको ओनरशिप देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। तो उसका एंट्री क्या होता है, फॉर ट्रांसफर, T/F लिखा है, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। मतलब जिनके पैसे का, जिनसे लिया गया एप्लीकेशन मनी को हम लोग ओनरशिप में ट्रांसफर करेंगे, उनके पैसे को हम लोग शेयर कैपिटल बना देंगे। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन नहीं रहा, ये कैपिटल बन जाएगा, टू शेयर कैपिटल। अब इक्विटी हुआ तो इक्विटी लिखोगे, प्रेफरेंस हुआ तो प्रेफरेंस लिख देना, इसीलिए मैंने सिर्फ शेयर कैपिटल लिखा है। इसका नैरेशन होता है बीइंग एप्लीकेशन मनी, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एपीपी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। देखो सिंपल सा बात है, तुम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप अगर पढ़े हो या एकदम स्टार्टिंग का कोई भी एंट्री, अगर कोई कॉमर्स में पहला एंट्री सीखता है तो ये यही सीखता है, कैश टू कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री। यहाँ भी वही हुआ, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट कैंसिल आउट, काटना नहीं है, मुझे समझा रहे हैं। तो कैंसिल आउट बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बैंक की जगह यहाँ कैश है, कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल है। क्यों, क्योंकि किसी एक ने थोड़ी ना पैसा लगाया, पैसा तो काफी सारे लोगों ने लगाया, काफी सारे लोगों का शेयर है, इसीलिए वो हो गया शेयर कैपिटल। इससे ये कंफर्म होता है कि किनका पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ वही ओनर बनेंगे, ठीक है, वही ओनर बनेंगे। और अगर किसी का कंपनी ने नहीं ट्रांसफर किया तो कंपनी वो पैसा वापस कर देती है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्ड नंबर का एंट्री लिखो, इसके बाद फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है, फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब देखो अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, जैसे मान लो तुम लोगों का कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, अब आते ही थोड़ी ना बोलेगा कि ये देखो मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, पैसा दे दो, अगर एडमिशन लेना है, नहीं लेना है तो जाओ, ऐसा नहीं। फिर कॉलेज में या स्कूल में ये बोला जाएगा कि एडमिशन का जो प्रोसीड्यूर है वो इस तारीख से इस तारीख तक चलेगा, तो इसके अंदर आपको ये पैसा लेके एडमिशन करवाना, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होता है, जैसे ही कंपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर देती है एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करके, अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगती है। तो ऐसा नहीं कि पब्लिक को बोलते अभी अलॉटमेंट का पैसा लेके आओ, कंपनी बोल देती है पब्लिक को कि इस तारीख से इस तारीख के अंदर अलॉटमेंट का पैसा आपको जमा कर देना है, ठीक है। तो कंपनी उसके लिए क्या एंट्री करेगी, कंपनी बोलेगी कि मेरे पास अब अलॉटमेंट का पैसा आएगा, लेकिन कितना आएगा वो तो कंपनी को भी नहीं पता, क्या पता कौन दे कौन ना दे, मतलब कितना मेरा जो है पेड अप हो कितना अनपेड हो। तो कंपनी अपना ड्यू एंट्री डालेगी। ड्यू एंट्री का मतलब है कि कंपनी बोलेगी मुझे ये पैसा मिलने वाला है, तो फिर उसका एंट्री क्या होगा, उसका एंट्री होगा किस चीज का पैसा मिलेगा, अलॉटमेंट का। तो कंपनी ऐसे एंट्री करेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जैसे हम लोग डेटर को डेबिट करते हैं वैसे ही शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू।
बीइंग allotment money ड्यू। ठीक है, ये कंपनी ड्यू कर रही है, अभी तक पैसा नहीं आया क्योंकि वो तो एक टाइम पीरियड है जो स्पेसिफाइड, उसके अंदर आएगा। अब जैसे ही लास्ट डेट हो गया, जैसे मान लो बोल दिया कंपनी ने आज 26 तारीख है, नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख के अंदर दे देना है, आज से लेके नेक्स्ट मंथ। अब जैसे ही 5 तारीख आ जाए, कंपनी को पता चल जाएगा किसने दिया किसने नहीं दिया। ठीक है, तो जो लोग दे देंगे उनके पैसे को कंपनी रिसीव करेगी, तो फिर तब क्या एंट्री करेगी कंपनी? फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू, कौन सा पैसा आया? ये वाला, शेयर अलॉटमेंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट का एंट्री हो गया कि इतना पैसा जो है रिसीव कर दिया कंपनी ने। तो हमेशा याद रखो, एप्लीकेशन का पैसा पहले भरना पड़ेगा, उसके बाद अलॉटमेंट होगा कि नहीं कंपनी बता देगी, और जैसे ही बताएगी उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट के लिए कितना पैसा लाना है वो बता देगी, और कब जमा करने वो बताएगी, फिर कंपनी उसे रिसीव करेगी। अब अलॉटमेंट के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, सभी का एक ही जैसा एंट्री होता है। ठीक है, तो ये देखो 5th नंबर में इसके बाद आ जाएगा फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब उसके बाद कंपनी बोलेगी कि फर्स्ट कॉल का पैसा लेके आना है, तो उसका भी कंपनी डेट बता देगी। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, पहले कंपनी ड्यू करेगी टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, फिर 6th नंबर में क्या हो जाएगा? फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, अब फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा। तो इसमें क्या एंट्री हो जाएगा जब रिसीव्ड होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी अकाउंट जब भी करना है हमें हमेशा बैंक लिखना है, कैश नहीं लिखना होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। जैसे अलॉटमेंट का एंट्री होता है बाकी सभी का सेम एंट्री होता है, बी अमाउंट रिसीव्ड। फिर 7th नंबर में क्या एंट्री होगा? 7th नंबर में हो जाएगा फॉर सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। सेकेंड कॉल मनी ड्यू, पहले ड्यू होगा। ठीक है, पहले ड्यू होता है, सिर्फ एप्लीकेशन पहले ड्यू नहीं होता है। तो यहां पर हो जाएगा शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू। और 8th नंबर में हो जाएगा फॉर सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। शेयर सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। या भी तुम लोग लिख सकते हो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड या अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, नरेशन का कोई वैसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है।
तो इस तरीके से होगा। एंड सेम एंट्री फॉर फाइनल कॉल, तो ये जैसे यहाँ सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल है, यहाँ लिखोगे फाइनल कॉल, फिर यहाँ बैंक टू फाइनल कॉल, तो वो हम और नहीं लिखवा रहे, सेम एंट्री फाइनल कॉल के लिए भी होगा। कंसेप्ट समझने से मतलब है, पहले एप्लीकेशन का पैसा दो, कंपनी अगर मुझे शेयर होल्डर बनाती है तो कंपनी मुझे इन्फॉर्म करेगी कि भाई आपका अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट का पैसा लाओ, फिर अलॉटमेंट देना है, अलॉटमेंट का पैसा जब फर्स्ट कॉल मांगेगी फर्स्ट कॉल देना है, सेकंड कॉल मांगेगी सेकंड कॉल देना है, फाइनल कॉल मांगेगी फाइनल कॉल देना है, इस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर जो हम लोग का सब्सक्रिप्शन होता है ना, वो 3 तरीके से होता है, वो भी बता देते हैं। सब्सक्रिप्शन, शेयर का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो 3 टाइप्स में होता है। एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, और ओवर सब्सक्रिप्शन। ये क्या होता है देखो, फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब एप्लीकेशन रिसिप्ट फॉर ऑल इशूड शेयर्स, समझा लेते। एप्लीकेशन रिसिप्ट फॉर ऑल इशूड शेयर, मतलब कंपनी ने मान लो 100 नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया था मार्केट में, और 100 शेयर्स का ही एप्लीकेशन का पैसा आ गया, तो हम लोग बोलेंगे फुल सब्सक्राइब्ड है, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब जब ऐसा हो जाता है कि एप्लीकेशन रिसिप्ट लेस देन, यहां लिखते एप्लीकेशन, इसको नीचे लिखते तब बैलेंस हो जाए। एप्लीकेशन रिसिप्ट लेस देन अगर शेयर इशूड है, मतलब कंपनी ने 100 नंबर ऑफ शेयर इशू किया था, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब यानी लिया है सिर्फ 80 शेयर्स, ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, सब्सक्रिप्शन कम हुआ। हम लोगों ने मार्केट में 100 शेयर इशू किया था, लेकिन 80 शेयर ही जो है पब्लिक ने जो है सब्सक्राइब किया, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अगर एप्लीकेशन रिसीव्ड ग्रेटर देन शेयर इशूड होता है, ठीक है। एप्लीकेशन रिसिप्ट अगर ग्रेटर देन शेयर इशूड, क्या ऐसा भी पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, बताते हैं। जैसे देखो कंपनी ने 100 शेयर इशू किया था, लेकिन पब्लिक ने 120 शेयर सब्सक्राइब कर लिया। अब अगर किया ही था 100 शेयर्स, तो 120 शेयर्स कैसे सब्सक्राइब कर सकता है? देखो वो हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल काउंटिंग में, जैसे अगर कंपनी को 100 शेयर इशू करना है, तो वो 100 एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ी ना प्रिंट करवाएगी, उससे ज्यादा करवाएगी। अब आज के डेट पे प्रिंट का नहीं होता है, आज के डेट पे जो है ऑनलाइन में सब होता है, तो जो भी हो, पहले के सिस्टम में बोल रहे हैं, तो प्रिंट थोड़ी ना 100 ही एप्लीकेशन फॉर्म करवाएगी। मान लो किसी ने फॉर्म फिलअप करते वक्त गलत कर दिया, या फिर मान लो किसी से फट गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो फिर या फिर कुछ भी हुआ, उसने 2 ले लिया, किसी ने बदमाशी से 3 ले लिया, करना एक ही था, तो उससे तो शॉर्टेज होता जाएगा। तो क्या होता है, बहुत सारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रिंट करवाया जाता है, ठीक है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा। तो फिर उससे क्या होगा, हमारा डेफिसिट नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कॉलेज का भी फॉर्म, कॉलेज को ही पता है मेरे पास 100 सीट अवेलेबल है, तो क्या वो 100 ही फॉर्म छपवाएगा? नहीं। अभी देखो, अभी फॉर्म तो यहाँ भी नहीं छपते हैं, वो ऑनलाइन ही होता है, ठीक है, तो वो डिजिटल बेसिस पे होता है। लेकिन जब जाके फिजिकली लेना पड़ता था, तब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जब फिजिकली लेना पड़ता था, तब ऑब्वियसली कॉलेज ने भी ज्यादा ही फॉर्म छपवाया होगा, 100 सीटों के लिए 100 फॉर्म तो नहीं छपवाया होगा, क्योंकि कितने कैंडिडेट आएंगे लेके जाएंगे, ठीक है। अब किसको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो अथॉरिटी को पता है, वो उनका डिसीजन होता है, ठीक है। तो वैसे ही ओवर सब्सक्रिप्शन ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन कंपनी मतलब एकदम गिन गिन के जो है प्रिंट करवाती है, वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो जितने लोग चाहे फॉर्म भर सकते हैं, अब जिनका क्राइटेरिया फुलफिल होता है उन्हीं को, जैसे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, वैसे ही कंपनी भी अपने सीट के अकॉर्डिंग ही, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही क्या कर पाएगी, अलॉटमेंट दे पाएगी। तो ये हो गया मेरा सब्सक्रिप्शन का मतलब, कि सब्सक्रिप्शन मेरा कितने तरीके से हो सकता है, ये यहाँ पर वही चीज दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब ये अगर हमें समझ में आया, तो हम लोग इलास्ट्रेशन 2 देखते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 2 में क्या बोला है,
अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। काफी देर से मैंने तुम लोग को ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। इलास्ट्रेशन 2, इसमें क्या बोला है कि कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच। तो कंपनी ने 10,000 एप्लीकेशन के लिए पब्लिक को इनवाइट किया है और इक्विटी शेयर कितने का है, 50 ईच, पेएबल ऑन एप्लीकेशन 15, अलॉटमेंट 20, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 15। तो कंपनी ने बोला कि मेरा एक शेयर 50 रुपीज का है, जैसे मैंने बोला नॉर्मली 10 रुपीज का होता है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, बट यहाँ पर बोला है 50। और ये पैसा देना कैसे है, लोगों को एप्लीकेशन पे देना है 15 रुपीज, अलॉटमेंट पे देना है 20 रुपीज और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देना है 15 रुपीज। तो देखो 15 15 30 और 20 50 रुपीज हो गया, ठीक है। तो 50 रुपीज इस तरीके से पब्लिक से कंपनी लेगी, ऐसा उसने बता दिया है। एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स एंड ऑल एप्लीकेशंस आर अलॉटेड। तो देखो 10,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन आ गया, मतलब फुल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ना तो अंडर सब्सक्रिप्शन ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन। 10,000 कंपनी ने सोचा था, 10,000 शेयर्स पे ही एप्लीकेशंस भर के आ गए, ठीक है। और कंपनी ने क्या किया, अलॉटमेंट सबको दे दिया, अलॉटेड द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड फॉर। हर लोगों ने जितने जितने शेयर के लिए अप्लाई किया था सभी को उसका अलॉटमेंट मिल गया। एंड इंस्टॉलमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी। और इंस्टॉलमेंट में जितने भी पैसे मिलने चाहिए थे सभी से मिल गए, किसी ने ना नहीं कहा, या फिर ऐसा कोई भी नहीं था जिसने पैसा नहीं दिया। सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में हमें जर्नल एंट्री करके दिखाना है। तो ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, देखो कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी का अगर नाम होता है तो हम लोग लिख देते हैं, अगर नाम नहीं है तो देखते हैं नाम था नहीं, इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट कंपनी का नाम दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग लाइन वाइन लगा सकते हो स्केल वगैरह से, ठीक है, हम तो ऐसे ही करते हैं। पर्टिकुलर्स यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। फॉर्मेट जर्नल का सभी को पता है, तो मेरा फॉर्मेट अगर थोड़ा ऐसा वैसा होता भी है तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, हम मेनली तुम लोग को एंट्री ही सिखाएंगे, ठीक है। डेट का भी कॉलम होता है, डेट का कॉलम नहीं किया क्वेश्चन में था नहीं, तुम लोग जब करोगे तो एग्जाम में पूरा करना, नहीं होगा तो उसको मत भरना, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो कौन सा पैसा मिलेगा, ऑब्वियसली एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, मैंने पहले ही बताया ना सिस्टम। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तो उसका एंट्री कैसे होगा, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हो जाता है डायरेक्टली, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब इक्विटी है तो मैंने एंट्री में शेयर एप्लीकेशन लिखवा है, क्यों, क्योंकि इक्विटी हुआ तो इक्विटी जोड़ दो, प्रेफरेंस हुआ तो प्रेफरेंस जोड़ दो। अब क्वेश्चन में इक्विटी है तो अब हम इक्विटी लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, गलत लिख दिया, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पैसा आ गया, कितना पैसा आएगा बोलो, कितना पैसा आएगा, इतनी देर से तो हम बोले जा रहे हैं 10,000 शेयर्स में 10,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब हो गया है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, और एप्लीकेशन का 15 रुपया करके है, तो बोलो कितना अमाउंट आएगा एप्लीकेशन में, कंपनी के पास कितना पैसा आएगा बताओ, बोलो, तब से हम ही मैम बोले जा रहे 1 हैं। हाँ 1,50,000 सही है, 10,000 इंटू 15, ठीक है, तो 1,50,000। तो इसमें क्या लिखेंगे, बी। अब हम ना एप्लीकेशन लैंग्वेज पूरा नहीं लिख रहे क्योंकि काफी सारा चीज होता है और उतना नहीं लिख रहे, तुम लोग ये सब शॉर्टकट मत यूज करना, हम सिर्फ एपीपी लिख रहे हैं, तुम लोग एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा उसको पूरा लिख के आना है, ठीक है। ये शॉर्टकट यूज नहीं करना है, अभी चाहो तो कर सकते हो लेकिन एग्जाम में नहीं कर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसके बाद क्या एंट्री होगा, ये हो गया लोगों से पैसा लिया, अब लोगों को बताना पड़ेगा कि आपको अलॉटमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अलॉटमेंट सभी को दिया है, देखो क्वेश्चन बता दिया है कि ऑल द एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड, सभी को अलॉटमेंट मिल गया, तो सभी का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता है। तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू कैपिटल में ट्रांसफर होगा, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
1,50,000 being application money transfer to share कैपिटल। एप्लीकेशन मनी उन लोगों ने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कंपनी बोलेगी कि जिनको जिनको शेयर होल्डर बनाने का सोचा है अब उनको नेक्स्ट पैसा लेके आना है। नेक्स्ट पैसा क्या होता है, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होता है। तो कंपनी बोलेगी लोगों को कि इतने तारीख से इतने तारीख के अंदर देना है, तो कंपनी ड्यू करेगी, अच्छा इतना तारीख आने पे मुझे इतना पैसा मिल सकता है, मतलब कंपनी अपना ड्रीम देख रही है कि मुझे इतना पैसा मिल सकता है, उस ड्रीम के लिए कंपनी एंट्री करेगी, ड्यू एंट्री। ठीक है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अभी अलॉटमेंट का ही आएगा, लाइन बाय लाइन आता है, जैसा नाम मैंने लिखवाया है वैसे ही। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो यहां पर हो जाएगा 10,000 शेयर्स और अलॉटमेंट का कितना करके है, एक एक 20 रुपीज, तो इंटू 20 2 लाख। being allotment money डी। अब जब रिसीव होगा, क्योंकि रिसीव हुआ है, क्वेश्चन हमें बता रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा जहां दिखाएगा कि रिसीव नहीं हुआ, लोगों ने पैसा नहीं दिया, वो बात का बात है। ठीक है, देखेंगे वहां पर भी। तो देखो कैसे एंट्री याद रखना है, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट किस वजह से आया, जैसे सेल करने से बैंक टू सेल होता है, यहाँ पर ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की वजह से आया, ये लाइबिलिटी है तो ये क्रेडिट हो गया। अब ये पैसे का जब कैपिटल में ट्रांसफर होगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कैंसिल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब ये पैसा कैपिटल बन गया। और उसके बाद ड्यू जब करेंगे, जैसे हम लोग डेटर को ड्यू करते हैं, डेटर से पैसा मिलने वाला है तो अलॉटमेंट का पैसा मिलने वाला है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, और उस पैसे को कहां ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, इसीलिए कैपिटल तो हमेशा क्रेडिट होता है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जैसे ही पैसा मिला तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये कैंसिल कर देना है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट रिसिप्ट हुआ, सारा रिसिप्ट हुआ, यानी 2 लाख से ही हम लोग एंट्री कर देंगे, 2 लाख बीइंग allotment money receipt, being allotment money receipt। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था, देख लेते हैं क्वेश्चन में जैसे बोला है। देखो अब तुम लोग बोलोगे मैंने तो फर्स्ट फाइनल अलग अलग लिखवाया था, देखो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। कंपनी फर्स्ट फाइनल एक साथ भी कॉल कर सकता है, ओनली फाइनल भी लिख सकता है, वो नाम है, देखो क्वेश्चन में जो ऐसा देगा हमें वैसा इंस्टॉलमेंट का नाम यूज करना है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 15 रुपीज मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी, पहले ड्यू एंट्री होगा, इक्विटी शेयर, अब जैसा नाम दिया है वैसा ही लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और फाइनल अलग अलग लिखोगे, अब इन्होंने जो नाम यूज किया है हम लोग को भी वही करना है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा कितना पैसा मिलेगा, 10,000 शेयर्स पे मिलना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों ने सब्सक्राइब किया, मैंने 1 लाख 10,000 इंटू इसका अमाउंट कितना है 15, तो ये हो जाएगा 1,50,000। अब ये पैसा रिसीव्ड होने पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,50,000। इसका नरेशन भूल गए, लिख देते हैं, बीइंग फर्स्ट फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, इसका नरेशन हम भूल गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, और इसका हो जाएगा बीइंग
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज देखो, एक चीज तुम लोग देखोगे तो देखो हमें एक्चुअली कंपनी ये प्रोसेस क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए किस चीज के लिए, कैपिटल के लिए। तो देखो हर एक एंट्री ना बैंक टू कैपिटल या बैंक टू शेयर कैपिटल में ही आएगा। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब अकाउंट्स में क्या होता है, जैसे मैथ्स में +2 -2 कैंसिल आउट होता है ना, वैसे हम लोग बोल सकते हैं कि सेम एंट्री का डेबिट क्रेडिट कैंसिल आउट, मतलब काटना नहीं है, बता रहे हैं। तो देखो फिर मेरा क्या बचा, नेट एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और हर एक स्टेज में 2 एंट्री होता है, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट कॉल का 2, फाइनल कॉल का 2, सेकेंड कॉल का 2, हर एक का 2 एंट्री होता है। एक एप्लीकेशन में रिसिप्ट एंड ट्रांसफर, बाकी सब में ड्यू एंड ट्रांसफर। देखो एप्लीकेशन में रिसिप्ट एंड ट्रांसफर, बाकी सब में ड्यू एंड ट्रांसफर, और सभी में एट लास्ट क्या एंट्री आता है पता है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चाहो तो चेक करो, ये देखो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद चलो एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट पे भी चेक करते हैं क्या बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल आता है कि नहीं। चलो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट अगर कैंसिल आउट कर देते हैं तो क्या बचा, इधर से बचा बैंक अकाउंट डेबिट और इधर क्या बच गया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्यों, क्योंकि इनको करना क्या है, पैसे को शेयर कैपिटल में ही तो ट्रांसफर करना है। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का भी देखो सेम दिखेगा तुम लोगों को, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट। बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हर एक एंट्री का नेट यही बचना चाहिए, बाकी करने का स्टेप्स अलग है और याद रखने का तरीका मैंने समझा दिया, क्यों पहले ये रिसिप्ट होता है सारा बात बता दिया। तो एप्लीकेशन में रिसिप्ट देन ट्रांसफर, और बाकी सारे केसेस में ड्यू एंड ट्रांसफर। ट्रांसफर कहाँ, शेयर कैपिटल में। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 3, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोला है कि on 1st April 2021 A Limited issued 43,000 shares of 100 each payable as follows। तो A Limited है कंपनी का नाम, इन्होंने 43,000 शेयर्स इशू किया है जिसका वैल्यू है 100 करके। एप्लीकेशन पे 20 रुपीज देना है, अलॉटमेंट में 30 रुपीज देना है, 25 देना है 1 अक्टूबर 2021 को और 25 देना है 1 February 2022। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन का 20, अलॉटमेंट का 30, और बाकी दोनों अमाउंट का कोई नाम नहीं दिया है कि ये फर्स्ट कॉल है कि फाइनल कॉल है, तो हम लोग अपने हिसाब से फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल लिख सकते हैं। ठीक है, आराम से। तो यहाँ पर 25 और 25, तो टोटल लगाओ 100 रुपए होता है कि नहीं। तो 30 + 20 50 50 एंड यहाँ पर 25 25 50 100 रुपीज हो गया। मतलब पब्लिक को 100 रुपीज इस तरीके से कंपनी को देना पड़ेगा, जिसमें 2 का तो डेट भी बता दिया है कब कब देना है। On 20th May 40,000 shares were applied for। अच्छा, तो शेयर इशू हुआ था 1 अप्रैल और 20th May को 40,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया। तो मुझे बोलो ये कैसा सब्सक्रिप्शन है, फुल सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, पहले इतना बताओ। अंडर सब्सक्रिप्शन। हाँ, ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, कि कंपनी का एक्सपेक्टेशन था कि 40,000 शेयर सब्सक्राइब हो जाए, बट हुए तो बस 40,000, तो अंडर सब्सक्रिप्शन। ऑल एप्लीकेशंस वेयर एक्सेप्टेड, लेकिन 40,000 पूरा ही कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून। अलॉटमेंट कब किया गया है, बोला है कि 1 जून को अलॉटमेंट किया गया है। तो अभी हम लोग जब एंट्री करेंगे ना, तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि जर्नल एंट्री में डेट मैंडेटरी होता है। अगर क्वेश्चन में डेट है तो डेट मेंशन करना पड़ेगा। ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेयर रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई। अलॉटमेंट का जितना भी पैसा मिलने वाला था वो 15 जुलाई को मिल गया। तो 1 जून को कंपनी ने बताया कि अलॉटमेंट कर दिया, मतलब एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद कंपनी ने अलॉटमेंट का डेट बता दिया होगा, रिसिप्ट किया है 15 जुलाई को। दोज ऑन फर्स्ट कॉल वेयर, मतलब इसका नाम फिर फर्स्ट कॉल देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नाम लिया गया है। तो दोज ऑन फर्स्ट कॉल वेयर रिसीव्ड ऑन
ऑन 20th अक्टूबर। फर्स्ट कॉल कब रिसीव हुआ? 20th अक्टूबर। और कंपनी ने ड्यू कब किया होगा? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को ड्यू किया, 20th अक्टूबर को रिसीव किया। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन व्हेन अकाउंट्स वेयर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2022। कंपनी का ईयर एंड अगर 31 मार्च 2022 को हो रहा है तो कंपनी अगर इस रेस्पेक्ट में जर्नल एंट्री करना चाहती है तो क्या जर्नल एंट्री करेगी? ठीक है, चलो देखो क्या जर्नल एंट्री करेगी। इलास्ट्रेशन 3। In the books of ए लिमिटेड, अब कंपनी का नाम दे दिया है तो कंपनी का नाम लिख देंगे ए लिमिटेड, ठीक है। फिर यहाँ पर पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इसका देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला एंट्री कौन सा होगा? सबसे पहला एंट्री तो एप्लीकेशन का होगा। एप्लीकेशन 20th ऑफ मे, सॉरी 20 रुपीज का है। और एप्लीकेशन जो है 20,000 को ये पैसा मिला होगा। देखो कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 को इतना शेयर इशू किया है, लेकिन हम लोग एंट्री किस चीज का लिख रहे हैं कि अभी हम लोग एप्लीकेशन में एंट्री क्या लिखेंगे? पैसा मिला। तो पैसा कब मिला? बाय 20th में। 20th मई में इतने लोगों ने अप्लाई किया, 40,000 शेयर्स वेर अप्लाइड फॉर एंड ऑल एप्लीकेशंस वेर एक्सेप्टेड। मतलब अप्लाइड फॉर का मतलब सभी ने पैसा दिया है। अगर कोई पैसा देगा नहीं, उसका फॉर्म ही नहीं जमा पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेट मुझे क्या लगाना है? 20th ऑफ मई, ठीक है। और ईयर कौन सा दिया है? 2022, शायद एक बार देख लेते हैं। हाँ 2022 ही होगा, क्योंकि 1 अप्रैल नहीं, ये 21 होगा, फिर अप्रैल में, हाँ ये 21 होगा, ठीक है। 21 देना पड़ेगा, ईयर हो जाएगा 2021। यहाँ पर लिखेंगे मई 20। बाकी तुम लोग चाहो तो ऐसे करके भी लिख सकते हो, 25 21 ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। सबसे पहले पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, कितने से मुझे एंट्री करना चाहिए? मतलब अमाउंट क्या लिखे ये बताओ तुम लोग। बोलो अमाउंट क्या लिखे? मैम एक 40,000 इंटू 20। हाँ 40,000 इंटू 20। गलती से भी 43 नहीं करना है, क्योंकि 43 हम लोगों ने, अगर कंपनी ने मार्केट में शेयर दिया जरूर था, लेकिन एक्सेप्ट तो 40,000 हुआ। तो 40,000 पे एंट्री होगा। तो 40,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, एप्लीकेशन का पैसा तो बता रखा है 20। तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 40,000 इंटू 20 करने पे 8 लाख हो जाएगा, ठीक है। 8 लाख रुपीज जो है एप्लीकेशन से मिला। अब हम और ना नैरेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि नैरेशन यही चलता जाएगा। तो तुम लोग अपना जगह रख लो, एक एक लाइन नैरेशन लिख लेना, एग्जाम में नैरेशन लिखना जरूरी है। हम और नैरेशन नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि नैरेशन के साथ सारे क्वेश्चन करवाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो नैरेशन हम इग्नोर कर रहे हैं, तुम लोग को लिखना है एग्जाम में, ये हम बता दिए। ऐसा ना हो कि मैंने नहीं लिखा तुम लोग बोलोगे नहीं लिखना, ऐसा नहीं, बार बार बोल रहे हैं नैरेशन लिखना पड़ेगा। हाँ अगर क्वेश्चन बोल दिया कि इग्नोर नैरेशन, तब नहीं लिखना है। बाकी है, हम नहीं लिखवा रहे। क्या लिखोगे अगर किसी को ऐसा लग रहा है? ये सारी चीजों को लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो हो रहा है उसको नैरेट करना है कि एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग इस एप्लीकेशन के पैसे को क्या करेंगे? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। वो कब कर पता है? 1 जून। देखो अलॉटमेंट का मतलब ही हो गया कि उनके कैपिटल के पैसे को, उनके शेयर एप्लीकेशन के पैसे को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो June 1, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर
कैपिटल। यहाँ हमेशा कैपिटल लिखना जरूरी होता है, सिर्फ इक्विटी शेयर लिख के आ जाओ इसका मतलब अलग हो जाता है, वो गलत हो जाता है। ठीक है, 8 लाख और 8 लाख उसी पैसे को हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। इसका नरेशन तुम लोग लिख लेना। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अच्छा यहाँ हम डेबिट नहीं लिखे, ठीक है डेबिट लिखना पड़ता है, टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट का पैसा कितने शेयर से एक्सपेक्ट करेंगे? 40,000 से, जिनको अलॉटमेंट दिया है उन्हीं से अलॉटमेंट का पैसा एक्सेप्ट करेंगे, तो 40,000 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 12 लाख। ठीक है, अब ये पैसा अगर सभी ने दे दिया है तो उसका एंट्री कर देंगे। और सभी ने पैसा कब दिया है, देखो यहाँ पर बोला है 15 जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जुलाई 15, इसके बाद वाला डेट, इसका कोई डेट नहीं था, 15 जुलाई को पैसा रिसीव हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 12। अच्छा, अब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का देखेंगे, तो ये देखो ये कब हुआ है, ये हो रहा है 15 जुलाई को रिसीव हुआ, 1 अक्टूबर को ड्यू करना है, यहाँ दे दिया था 1 अक्टूबर, तो October 1। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम इसको भी थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल को हम ESC लिख रहे हैं। ठीक है, ये सब तुम लोग को एग्जाम में लेकिन नहीं यूज करना है, बार बार बोलते रहे, पूरा लिखना है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 25, 40,000 इंटू 25, ये हो गया हम लोग का 10 लाख हो जाएगा शायद, हाँ 10 लाख। अच्छा, अब जब पैसा रिसिप्ट हो गया, वो कब हुआ है वो बताया है, October 20 था शायद, ये देखो October 20। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 10। अच्छा, इसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये देखो ये वाला, ये वाला, ये हमें कुछ नाम नहीं बोला है, और इसका दिया है 25 रिसिप्ट ऑन 20 अक्टूबर। अच्छा, अब ये दिया है हम लोग को 1 फेब को ड्यू करने के लिए बोला है, 1 फेब को 2022 आ जाएगा। देखो ये 2021 तक चल रहा था, अब इसके बाद का एंट्री जब करोगे तो डेट में 2022 आ जाएगा, क्योंकि वो 1 फेब आ गया ना, इसी वजह से। तो फेब 1 यहाँ पर लिखेंगे। ये कौन सा वाला कॉल होगा, देखो इसका कोई नाम नहीं दिया है। ठीक है, फर्स्ट कॉल बोला है, तो हम लोग इसको सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोल सकते हैं अपने मन से, तो यहाँ पर लिख देते हैं शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 40,000 इंटू अमाउंट हो जाएगा 25, तो ये भी हो गया 10 लाख। बीन, अच्छा नरेशन तो नहीं लिख पा रहे, छोड़ो। अब उसके बाद पैसा रिसीव कब होगा, तो 25, इसका बोला है कि जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन व्हेन अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। इसका कुछ बोला नहीं कब पैसा रिसीव हुआ है, तो मान लेते 31 मार्च को ही हुआ होगा, तो हम ये March 31 लिख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10। तो ये क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बस एक ही पॉइंट का डिफरेंस था बोल सकते हो, दैट इज कि ये क्वेश्चन में हम लोगों ने
जो है अंडर सब्सक्रिप्शन देखा तो यहाँ हमें समझना था कि 40,000 से एंट्री होगा, बाकी सेम चीज था, कुछ भी अलग नहीं था, वैल्यूज वगैरह बस अलग थी। अच्छा, अब हम लोग दूसरा इलास्ट्रेशन करते हैं, इलास्ट्रेशन 4। इलास्ट्रेशन 4 क्या बोला है? बोल रहा है कि Pant Limited invited application for 50,000 equity share at 50 each, which are payable as on application 20, allotment 10 and first and final पर 20. तो 20 plus 10 30, 30 plus 20 50, इस तरीके से पेमेंट होगा। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर्स। अब बोलो ये कैसा सब्सक्रिप्शन है? फुल, ओवर, अंडर, क्या सब्सक्रिप्शन है? ओवर। हाँ, ओवर सब्सक्रिप्शन है। कितना एक्स्ट्रा सब्सक्राइब हो गया है? क्वांटिटी बताओ। 50,000 की जगह 60, तो ओवर कितना हुआ है? 10,000। 10,000। The director accepted application for 50,000 share and rejected the rest. तो कितना रिजेक्ट करेगा? डायरेक्टर ने बोला कि हम तो भाई 50,000 ही एक्सेप्ट करेंगे, मेरे ऑथोरिटी में तो उतना ही है, हम बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। तो कितना रिजेक्ट होगा? 10,000 जो एक्स्ट्रा आ गया है। सो जर्नल एंट्रीज, इफ कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड allotment money was received for 45,000 shares। अच्छा, अब बोल रहा है कि हमें जर्नल एंट्री करके देना है और कंडीशन ये है कि ये 10,000 तो लोगों का रिफंड कर दिया है कंपनी ने, लेकिन एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जब पैसा लिया गया तो 50,000 शेयर्स पे मिलना चाहिए था, मिला 45,000 शेयर्स पे। इसका मुझे एंट्री करके दिखाना है। ठीक है, चलो हम लोग एंट्री करते हैं इसका इलास्ट्रेशन। इन द बुक्स ऑफ Pant Limited, डेट है नहीं शायद क्वेश्चन में, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डेट नहीं है क्वेश्चन में इसलिए मैंने नहीं दिया। टू, इक्विटी शेयर को हम ईएस लिख रहे हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, थोड़ा शॉर्टकट यूज करते जाएंगे। ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मुझे एक चीज बताओ कि इसमें एंट्री हम कितने अमाउंट से करें? हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, मुझे बोलो कितने से मुझे एंट्री करना चाहिए, अमाउंट क्या होगा, कितना इंटू कितना होगा? 50,000 into 20। करेक्ट, 50,000 इंटू, नहीं गलत हो गया, 50,000 इंटू 20 सही है बट 50,000 नहीं होगा। सोचो, अगर कॉलेज में 100 लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो 60,000 होगा। सभी देखो, कंपनी के पास 60,000 का ही तो पैसा आ गया, तभी तो वो 10,000 वाला रिफंड करेगा ना। अगर जितने सारे फॉर्म जमा हो गए वो तो लोग फॉर्म परचेज करते गए तो पैसा आता गया। ठीक है, तो 60,000 शेयर्स पे जो है पैसा मिल गया है एप्लीकेशन का, तो 60,000 इंटू 20 हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 12 लाख। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री में इसको ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जैसे हम लोग करते हैं, 12 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो रिफंड करेंगे उसको क्या लिखेंगे बोलो तो? मुझे 12 लाख तो रखना नहीं है मुझे, हाँ बैंक अकाउंट, हमें बाकी पैसा रिफंड कर देगा। ठीक है, अब मुझे बोलो कितना रिफंड करेंगे? जितना एक्स्ट्रा आ गया। कितना एक्स्ट्रा आया? 10,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आया, और एक एक शेयर पे कितना एक्स्ट्रा आया? एक एक शेयर पे 20 रुपए का एक्स्ट्रा आया, वही एप्लीकेशन का पैसा ही तो एक्स्ट्रा आया, तो ये कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है, और कैपिटल में क्या जाएगा? कैपिटल में हमेशा उतना ही जाता है जितना हम लोग शेयर कैपिटल रेज करना चाह रहे थे। हम लोग तो चाह रहे थे 50,000 शेयर्स इशू हो, तो 50,000 इंटू 20 यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 10 लाख। ठीक है,
ये 10 लाख हो गया। तो इसमें बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट और इसमें लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड उसमें ऐड कर दोगे एंड एक्सेस मनी जो है रिजेक्ट एंड एक्सेस मनी क्या बोलते हैं उसे रिफंड, ठीक है, एंड एक्सेस मनी रिफंड वो चीज यहाँ पर ऐड कर देना। अच्छा अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा अलॉटमेंट का। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बोलो अलॉटमेंट का कितना अमाउंट ड्यू होगा, बोलो ड्यू कितना अमाउंट करेंगे, 10 रुपए करके तो है, कितने शेयर्स पे ड्यू होगा बोलो, कितने लोगों को हम लोगों ने अलॉट किया शेयर, कितने शेयर को अलॉट किया 50,000, तो 50,000 से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 लाख। ये तो ड्यू किया था, ठीक है। अब जब रिसीव हुआ तब कुछ गड़बड़ है, देखो 5,000 का नहीं मिला, ठीक है, मतलब ये हो गया अनपेड है ना, 45,000 शेयर्स वाले ने ही पैसा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये कितने से करोगे बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से दिखाओगे, कितने लोगों से अलॉटमेंट का पैसा मिला, कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा मिला बता दिया है 45,000, ठीक है। तो यहाँ पर 45,000 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4,50,000, इतना मिल गया। हम लोग नॉर्मली एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पर भी वही करेंगे, एक लाइन ऊपर जगह छोड़ दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट करोगे याद रखना उतने से ही क्रेडिट कर देना, ठीक है, तभी तो कैंसिल आउट होगा। तो मैंने 5 लाख लिख दिया, लेकिन एंट्री तो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर डेबिट में 4,50,000 इधर 5 लाख, तो कितने का मिसमैच हो रहा है 50,000। वो 50,000 क्या है, जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो कितने शेयर्स पे मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला बोलो, 50,000 पे मिलना चाहिए था, 45,000 पे मिला, तो कितने शेयर्स पे नहीं मिला बोलो, कितने शेयर्स पे नहीं मिला। अरे हम तो बता रहे 50,000 पे मिलना चाहिए था, 45,000 पे मिला, बोलो कितने पे नहीं मिला। 5,000 shares. 5,000 पे नहीं मिला, 10 रुपए करके 50,000 नहीं मिला, और जो नहीं मिला वो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, प्रॉफिट है, क्या है, गेन है, इनकम है, क्या है बोलो, जो नहीं मिला वो कंपनी के लिए क्या है, Loss है मैम. लॉस है। तो उसको हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ता है ऐसे, कॉल्स, लॉस है तो डेबिट होता है कॉल्स इन एरियर, ठीक है, मतलब कंपनी बोलेगी मैंने मांगा लेकिन मुझे नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब कॉल करके पैसा मांगा जाता है कि ये पैसा दे दो, वो एरियर का मतलब बाकी, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, ये एंट्री होगा इस तरीके से। तो ये वाला हम लोग का देखो बस इतना ही करने बोला था, इसमें कोई डेट वगैरह नहीं था, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम इलास्ट्रेशन 5 में आते हैं, देखो इलास्ट्रेशन 5, इसका हम एंट्री करवा देंगे, इसका पोस्टिंग तुम लोग करना, इसमें पोस्टिंग बोला है, क्या बोला है देखो, दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each, ठीक है। तो दोनों शेयर्स 100 का है, ये 50,000, ये 1 लाख इशू किया गया है। एप्लीकेशन में क्या भरना है, इक्विटी में, ये प्रेफरेंस में, अलॉटमेंट में इक्विटी का, प्रेफरेंस का, फर्स्ट कॉल इक्विटी का, प्रेफरेंस का, फाइनल कॉल इक्विटी का और प्रेफरेंस का, ठीक है। अब हम लोग को एंट्री करने क्या बोला है देखो, अब हम लोग को एंट्री करने बोला है कि ऑल दीज शेयर्स वेयर सब्सक्राइब, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं, फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन 42,000, लेकिन फाइनल कॉल 42,000 इक्विटी शेयर्स एंड 88,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे रिसीव्ड हुआ, मतलब सभी ने पैसा फाइनल कॉल का नहीं दिया। इक्विटी में 50,000 पे मिलना चाहिए था, प्रेफरेंस पे 1 लाख पे, बट 42 और 88 पे जो है रिसीव्ड हुआ है, बाकी सब में फुल पैसा मिला है, सिर्फ फाइनल कॉल का प्रॉब्लम बताया है। प्रिपेयर कैश बुक बनाना है एंड जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। तो कैश बुक का मतलब क्या होता है, जहां पर हम लोग कैश ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होगा हम एक दिखाते हैं, फिर तुम लोग करना, ठीक है, होमवर्क में हम यहाँ पर दिखाते हैं इलास्ट्रेशन 5, ठीक है, हम लोग को करना है इन द बुक्स ऑफ आर्टवेयर लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ आर्टवेयर दिल्ली आर्टवेयर, अच्छा आर्टवेयर लिमिटेड, जो भी नाम होगा तुम लोग लिख देना, ठीक है, मैंने आर्टवेयर लिमिटेड ही सिर्फ लिख।
अच्छा, अब इसमें हमें एंट्री करना है, तो हम यहाँ पर पहला एंट्री शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। हम इसको कंबाइनली लिख देंगे, हम प्रेफरेंस शेयर का भी लिख देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक ही तरीके का होगा, दो दो बार नहीं लिख के एक ही बार में लिखेंगे। इक्विटी शेयर के लिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर के लिए टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको कंबाइन एंट्री बोलते हैं, तो मैंने कंबाइन करके लिख दिया। एप्लीकेशन का पैसा कितना मिलेगा, इक्विटी पे 50,000 इंटू 25 और प्रेफरेंस पे 1 लाख इंटू 20, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 50,000 इंटू 25, यहाँ पर लिख देते हैं 50,000 इंटू 25, 1 लाख इंटू 20, 1 लाख इंटू 20, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 20 लाख, यहाँ पर हो जाएगा 12 लाख 50, और यहाँ पर भी सेम, ठीक है, 12 लाख 50 और 20 लाख। इसका नरेशन तुम लोग लिख लोगे जैसे लिखने के लिए मैंने बताया है। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगा, देखो सेकेंड एंट्री में हमारा कैश रिसीप्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ओहो सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना, ठीक है। देखो तुम लोग भी नहीं बताए, मैंने पहले ये कौन सा एंट्री कर दिया, ये ट्रांसफर एंट्री कर दिया, लेकिन एप्लीकेशन का तो पहले रिसीप्ट एंट्री होगा, ये फर्स्ट एंट्री नहीं होगा, बट काटो मत, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा ना टोटल कितना एंट्री होगा, 6 एंट्री होगा, 6 एंट्री के लिए जगह रख दो, ठीक है। तो हम ये पेज पूरा रख देते हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। क्यों हम बता रहे हैं, अभी हम एंट्री पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बोला है कैश बुक बनाओ, ठीक है, तो हम कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक में क्या होगा, कैश बुक में कैश रिलेटेड सारा एंट्री आएगा, ठीक है, कैश या बैंक रिलेटेड, ठीक है। तो कैश बुक में कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है। कैश बुक में कैसे होता है, इधर रिसिप्ट होता है, ठीक है, और इधर पेमेंट। अच्छा, सबसे पहले जब शेयर इशू हुआ, तो मैंने तो थोड़ा गलत कर दिया वहां पर, ड्यू जो ट्रांसफर एंट्री दिखा दिया, पहले तो एप्लीकेशन का पैसा आता है, तो उसमें क्या एंट्री होगा, उसमें ऐसे एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री होना चाहिए। अब ये एंट्री वहां क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुझे बोला है कैश बुक बनाओ, तो कैश बुक में कैश रिलेटेड सारा चीज पोस्ट हो जाएगा, तो वो जर्नल में नहीं आता है, ठीक है, तो वो जर्नल में नहीं आएगा, क्योंकि कैश बुक अपने आप में जर्नल भी है, लेजर भी होता है। तो अगर मेरा कैश या बैंक रिलेटेड कोई एंट्री है, तो वो कैश बुक में पोस्ट होगा। तो हम लोग कैसे पोस्ट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक में तो बैंक पोस्ट नहीं होगा। अब तुम लोग बोलोगे ये तो कैश बुक है, बैंक कहाँ लिखा हुआ है, कैश बुक का कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है, कैश कॉलम होता है, तो इसमें ऑब्वियसली कैश बुक का कौन सा कॉलम होगा, बैंक कॉलम होगा, ठीक है, तभी तो हमें करने बोला है, बैंक कॉलम होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा, ये पोस्टिंग कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 50,000 इंटू 25, जो वहां लिखा था वही होगा, 50,000 इंटू 25, ये हो गया 12,50,000, और इसके बाद टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, ये कितना आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा हम लोग का 1 लाख इंटू 20, यानी कि 20 लाख, ठीक है, ये हो गया, ये मेरा रिसिप्ट एंट्री। उसके बाद मेरा ड्यू जो है ट्रांसफर एंट्री होना चाहिए, दैट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और मैंने इसको कंबाइनली कर दिया है, ठीक है। तो जो कैश बैंक वाला एंट्री है वो हम लोग का कैश बुक में जाएगा। इसके बाद क्या एंट्री होगा, इसके बाद हम लोग का अलॉटमेंट का एंट्री होगा। तो अलॉटमेंट का एंट्री क्या होगा, हम इधर लिख के दिखाते हैं, ये पॉइंट नंबर 2 में अलॉटमेंट का एंट्री। तो अलॉटमेंट का तो पहले ड्यू एंट्री होगा, तो वो कर लेंगे, तो ऐसे हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। अब कितना अमाउंट जाएगा, तो देखो अलॉटमेंट में 50,000 इंटू 20 इक्विटी में जाएगा, और 1 लाख इंटू 30 प्रेफरेंस में जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 लाख इंटू 30, यानी कि 30 लाख, और 50,000 इंटू 20, यानी कि 10 लाख,
ठीक है, ये ड्यू एंट्री हो गया, यहाँ पर भी वही 10 लाख और यहाँ पर 30। ठीक है, ये अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री हो गया। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव जो है वो पूरा हम लोग का हुआ है, सिर्फ प्रॉब्लम हमारा ये लास्ट वाले कॉल में है, फाइनल कॉल में। तो अलॉटमेंट का पैसा जब रिसीव होगा तब एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो यहाँ पर पोस्ट क्या होगा, पोस्ट होगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। अब इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें अभी अभी हम लोगों ने लिखा, देखो इक्विटी शेयर का 10 लाख, वहां से ही देख देख के लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर का हम लोग का हो जाएगा 30 लाख। एक बार चेक कर ले मैंने सही लिखा कि नहीं, 30 लाख और 10 लाख। ठीक है, 30 लाख और 10 लाख ये हो गया। तो ये हम लोग का कौन सा एंट्री हो गया, अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया। अब अलॉटमेंट के बाद हम लोग कौन सा एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट के बाद हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल का एंट्री होना चाहिए अलॉटमेंट के बाद। ये रहा फर्स्ट कॉल का एंट्री होना चाहिए। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, नेक्स्ट वाले पेज में। फर्स्ट कॉल का पहले ड्यू एंट्री, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, हम थोड़ा डॉट डॉट दे रहे हैं, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, कितना अमाउंट जाएगा, ये 50,000 और ये 1 लाख। अब देख लेते हैं कितना कितना, इंटू इंटू फर्स्ट कॉल का कितना है 30 और 20, तो ये 30 और ये 20, तो ये हो जाएगा मेरा 20 लाख और ये हो जाएगा मेरा 15 लाख, 15 लाख और 20। ठीक है, अब जब अमाउंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 15 लाख 20 लाख, सेम तरीके से यहाँ पोस्ट कर देंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट कितना हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 15 लाख और प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 20 लाख, 15 और 20, हाँ 15 और 20 ठीक लिखा है मैंने। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग का फोर्थ नंबर में क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर में आ जाएगा हम लोगों का जो है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो हम लोग सेम एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना लिखेंगे, तो देखो हम लोग का ड्यू कितना होगा, ये तो 50,000 पे ड्यू होगा और ये 1 लाख पे ड्यू होगा। ड्यू अमाउंट कितना होगा, जितना कंपनी ने सोचा है कि मुझे मिलेगा, तो कितना मिलेगा 25 और 30, तो इस पे लगेगा 25 और इस पे लगेगा 30। मतलब कंपनी ने जो ड्रीम लिया है उसके हिसाब से तो कंपनी को इतना मिलना चाहिए। जैसे हमारा भी होता है ना, काफी सारा ड्रीम होता है लेकिन सारा ड्रीम फुलफिल हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। 12,50,000 तो 12,50,000 और यहाँ पर 30 लाख। लेकिन जब अमाउंट रिसीव होने को आया, ठीक है, तो हम लोग का क्या हो गया, सभी ने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, देखो फाइनल कॉल के केस में सभी ने पैसा नहीं दिया। कितने लोगों ने पैसा दिया है, इक्विटी के केस में 42 और प्रेफरेंस के केस में 88,000 ने पैसा दिया है। तो फिर हम लोग का एंट्री कैसे होगा, तो एंट्री तो ऐसे होगा, बैंक अकाउंट अभी दिखाया था, देखो एक क्वेश्चन में बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री होता है जब हमें पूरा पैसा नहीं मिलता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट, देखो दोनों केस में ये एंट्री होगा चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, और एक सेम चीज एक बार प्रेफरेंस शेयर के लिए होगा। तो पोस्टिंग कैसे होगा, कैश बुक में पोस्टिंग होगा टू, एक बार आएगा ऐसे, यहाँ पर ये इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, ये होगा इक्विटी शेयर फाइनल। ठीक है, तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और एक बार आएगा टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल
ठीक है, अब हमें एंट्री समझना है कि कितने से होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमें रिसीव कितना हुआ है, इक्विटी के केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 42,000 इंटू, यहाँ पर इक्विटी वाला हो जाएगा 42,000 इंटू 25। ठीक है, तो 42 इंटू 25 कितना होता है देख लो। 42,000 इंटू 25 10,50,000 हो जाएगा इक्विटी शेयर वाला, 10,50,000। ठीक है, चलो लिख लेते हैं 10,50,000। 10,50,000 कैसे आया, 42,000 पे मिला 25, और प्रेफरेंस शेयर का कितने पे मिला, प्रेफरेंस शेयर का 30 रुपीज करके मिला होगा, और वो मिला है 88 पे, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना 88,000 पे मिला है, तो उसका एंट्री इस तरीके से होगा। एक ही जगह पे दोनों एंट्री दिखा रहे हैं, 88,000 और ये, तो ये हो गया। ठीक है, तो 88,000 इंटू 3, तो 88 इंटू 3, तो ये हो जाता है 26,40,000, ये रिसीव हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को फिर जर्नल एंट्री में क्या लिखना है, कॉल्स इन एरिया टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और कॉल्स इन एरिया टू इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, ये लिख देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री में क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, और 2 बार लिख देते हैं, चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, तो कितना पैसा नहीं मिला, तो देखो अगर मुझे 42,000 पे 42,000 शेयर्स पे मिला है, 50,000 पे नहीं मिला, यानी 8,000 पे नहीं मिला इक्विटी शेयर के केस में, 8,000 इंटू 25 करके मिलना चाहिए था, जो कि 2 लाख हो जाएगा, ये नहीं। और प्रेफरेंस शेयर के केस में कितना नहीं मिला, प्रेफरेंस शेयर के केस में मुझे 30 रुपीज करके नहीं मिला है, कितने सारे शेयर्स पे, 88,000 पे मिला है, तो 1 लाख से 88 माइनस कर दो, यानी 12,000 पे मुझे नहीं मिला, तो 12,000 इंटू 30 रुपीज, यानी ये हो गया मेरा 3,60,000। ठीक है, 3,60,000। तो इस तरीके से एंट्री होगा। तो जब कैश बुक बोलेगा तो हमें कैश बैक वाला एंट्री कैश बुक में करके दिखाना होता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सिंपल इसको क्लोज कर देना है। इसको क्लोज करने से इसका टोटल हम अभी और कैलकुलेट नहीं कर रहे, तुम लोग देख लेना, इसका टोटल आएगा 1,44,40,000। ठीक है, अगर नहीं आया तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। ठीक है, तो बाई बैलेंस सीडी क्लोज करेंगे लेजर को, 1,44,40,000 क्लोज हो गया, 1,44,40,000। तो ये होता है कैश बुक के साथ एंट्री करना। अगर कैश बुक दिया हुआ है तो हम लोग कैश रिलेटेड एंट्री को यहाँ पर पोस्ट कर देंगे, और बाकी रिमेनिंग एंट्री को जैसे जर्नल में जर्नलाइज करते हैं वैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो इलास्ट्रेशन 5 तक हम लोगों ने किया है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जितना भी किया है वो देखना है तुम लोग। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। बाय। बाय।